गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करें हम आज का न्यू टॉपिक। इट इज इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। बहुत इजी टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक्स में। इंडेक्स नंबर, चलिए व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर्स? क्या होते हैं इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर आर एवरेजेस ऑफ द रेशियोज। रेशियो के एवरेजेस हो सकते हैं या एवरेज ऑफ एवरेजेस हो सकते हैं, इसमें भी हम बोल सकते हैं, या एवरेज ऑफ रेशियोज होते हैं ना इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स बेसिकली कुछ ग्रोथ या डिक्लाइन हो रही है किसी बेस ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो वो बताते हैं। और अलग अलग कॉमोडिटी के लिए बनाए जा सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स के लिए बनाए जा सकते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए बनाए जा सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल का इंडेक्स नंबर क्या है, या हमारा एग्रीकल्चर का इंडेक्स नंबर क्या है, या हमारा स्टील प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स क्या है, या ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की उसका इंडेक्स क्या है, जीडीपी का इंडेक्स नंबर क्या है। तो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग यूनिट्स के लिए इंडेक्स नंबर्स बनाए जा सकते हैं, जिससे हम एक ट्रेंड एनालाइज कर पाते हैं कि हमारे पास जो है वो ग्रोथ किस किस पैटर्न में हो रही है, कितनी हो रही है, या डिक्लाइन हो रही है तो किस पैटर्न में हो रही है, कितनी हो रही है। ठीक है ना? तो इंडेक्स नंबर्स हमें पढ़ने, इंडेक्स नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है, एक ओवरव्यू आपको दिया हुआ है। इश्यूज इन्वॉल्व इंडेक्स नंबर, कौन से इश्यूज है जिसमें इंडेक्स नंबर इन्वॉल्व होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, जिसमें प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स और वैल्यू इंडेक्स नंबर्स हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स देखेंगे, चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है, यूजफुलनेस में मतलब डिफ्लेटिंग करना या स्प्लिसिंग करना इंडेक्स नंबर का, और टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। चार प्रकार के टेस्ट होते थे, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में ही बात करेंगे अभी हम इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो इंडेक्स नंबर्स आर द कन्वीनियंट डिवाइसेस फॉर मेजरिंग द रिलेटिव चेंजेस। तो ये एक पॉइंट को आप अंडरलाइन करके रख सकते हो कि इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं वो रिलेटिव चेंजेस बताते हैं, मतलब आपको परसेंट में चेंजेस बताते हैं। ठीक है? ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग समय पे या अलग अलग जगह पर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, इन रिलेटिव टर्म्स वो इंडेक्स नंबर्स बताते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वैल्यूज, एन इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वैल्यूज ओवर टू और मोर डिफरेंट पीरियड्स और लोकेलिटीज। दो या दो से ज्यादा पीरियड्स या दो या दो से ज्यादा लोकेलिटीज पर क्या सेट ऑफ वैल्यूज हैं उसको रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर, कि अगर इसके कंपैरिजन में यहाँ आ गए हैं तो कितना हो गया। तो अर्थमेटिक मीन आपको रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है दो या दो से ज्यादा जगह की या दो या दो से ज्यादा समय की वैल्यूज। ठीक है ना? द बेसिक डिवाइस यूज्ड इन ऑल द मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्शन। The basic device used in all methods of index number construction is to average the relative change। अब relative change क्या होता है? रिलेटिव चेंज हमने इसमें भी देखा हुआ है, कोरिलेशन वगैरह में भी ये सब रिलेटिव चेंजेस ही होते हैं, या हमने डिस्पर्जन में भी देखा हुआ है रिलेटिव चेंजेस। तो रिलेटिव चेंज का मतलब ये होता है कि कोई कॉमोडिटी थी पहले, बेस प्राइस उसकी 100 रुपए थी, आज उसकी प्राइस 125 रुपए है, तो क्या रिलेटिव चेंज हुआ? तब बोलोगे कितना परसेंट चेंज हुआ है? हमने कहा 125% चेंज हुआ, क्योंकि 100 से 125 125% ही होता है। कोई 80 की थी अभी 100 की हो गई, तो क्या रिलेटिव चेंज हुआ है? तो बोलोगे 100/80 इंटू 100, मतलब अराउंड 125% चेंज। तो ये एक कॉमोडिटी का हो गया रिलेटिव चेंज। ऐसे बहुत सारी कॉमोडिटीज के रिलेटिव चेंज होंगे, मतलब बहुत सारी कॉमोडिटीज के रेशियोज होंगे। रिलेटिव चेंज कहीं ना कहीं रेशियो ही है, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग। परसेंट में निकालने के लिए हम इनटू 100 कर लेते हैं। तो वो जो रेशियोज हैं, वो जो रिलेटिव चेंज है, उनका एवरेज अगर हम करेंगे, वो क्वांटिटीज में भी हो सकता है रिलेटिव चेंज, या प्राइसेस में भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंडेक्स नंबर। ठीक है? सिंस रिलेटिव्स आर कंपेरेबल एंड कैन बी एडेड इवन दो द डेटा फ्रॉम व्हिच दे वर डिराइव्ड कैन नॉट देमसेल्व्स बी एडेड। तो जिस डेटा से हमने रिलेटिव चेंज निकाला, उस डेटा को हम इंडिविजुअली ऐड नहीं कर सकते थे। हमने कहा व्हीट का प्रोडक्शन है वो केजी में है, और क्लॉथ का प्रोडक्शन जो है वो मीटर में है, तो इंडिविजुअली हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों के रिलेटिव चेंज को हम ऐड कर सकते थे कि ये कितना रिलेटिव चेंज हुआ, इसमें इसमें कितना रिलेटिव चेंज हुआ, वो हम ऐड कर सकते थे। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल इफ द व्हीट प्रोडक्शन जो है 110% ऑफ प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन है, और कॉटन प्रोडक्शन जो है वो 105% है, इट इज पॉसिबल टू एवरेज द टू परसेंटेज। इन दोनों परसेंटेजेस को, इन दोनों रिलेटिव्स को हम एवरेज कर सकते हैं। ठीक है ना? एज दे हैव गॉन अप बाय 105.7%।
दिस अज्यूम्स दैट बोथ हैव इक्वल वेट। यहाँ पर हमने दोनों को इक्वल वेट दे दिया कि ये भी 1 के इक्विवेलेंट है, ये भी 1 के इक्विवेलेंट है, दोनों को वेट इक्वल है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। बट इफ wheat production is twice as important as cotton, percentage should be weighted as 2 और 2 and 1। मतलब जो परसेंटेज पहला वाला था 110%, उसको ट्वाइस का वेट देकर, और पहले दूसरा वाला परसेंट जो 105% था उसको 1 का वेट देकर भी हम एवरेज कर सकते थे, मतलब वेटेड एवरेज कर सकते थे। The average relatives obtained through this process is are called the index numbers। इस प्रोसेस से जो हमें इंडेक्स नंबर्स मिलेंगे, इस प्रोसेस से जो हमें नंबर्स मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर। बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, एवरेज ऑफ रेशियोज, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स या एवरेज ऑफ रेशियोज। यहाँ पर ये यूनिट फ्री मेजर्स हो जाते हैं, क्योंकि यूनिट फ्री मेजर्स या रिलेटिव मेजर्स को हम ऐड कर सकते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स को हम ऐड नहीं कर सकते। तो इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन दी हुई है कि इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ टू और मोर टाइम पीरियड्स आर इन्वॉल्वड। An index number is a ratio of two or more time periods are involved, one of which is the base time period। एक रेशियो को हम बेस टाइम पीरियड बोल देंगे। The value at the base time period serves as the standard point of comparison। और जो बेस होता है वो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होता है। और अगर हम इंडेक्स की बात करते थे तो इंडेक्स हम बेस पीरियड का क्या लेके चलते थे, 100। ठीक है ना। फिर एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अवर डिस्कशन ऑफ इंडेक्स नंबर इज कन्फाइंड टू वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। हमारे इस चैप्टर में हमें इंडेक्स नंबर्स अलग-अलग टाइप्स के पढ़ने हैं, उनके यूजेस पढ़ने हैं, टेस्ट पढ़ने हैं, और क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में, मतलब वो कैसे बनाए जाते हैं इंडेक्स नंबर, उसमें क्या वेट लिया जाता है, बेस ईयर का वेट लिया जाता है कि करंट ईयर का लिया जाता है कि एवरेज लिया जाता है कि ज्योमेट्रिक एवरेज लिया जाता है कि सिंपल एवरेज लिया जाता है। अलग-अलग बेसिस पर हमने इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। So index numbers are studied here because some techniques for making forecast or inferences, some techniques of making forecast or inferences about the figures are applied in terms of index number। हम इंडेक्स नंबर इसलिए बना लेते हैं कि उससे हम कुछ फोरकास्ट कर सके कि इस डिग्री से ग्रोथ हो रही है या इस डिग्री से कुछ डिक्लाइन हो रहा है, तो आने वाले सालों में ऐसा ऐसा हो सकता है, या उसके लिए हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। In regression analysis, either the independent or dependent variable or both may be in the form of index number। रिग्रेशन एनालिसिस में भी अगर हम बात करें कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी दोनों इंडेक्स नंबर की फॉर्म में हो सकता है। जब अगर आपको एक साल का इंडेक्स नंबर बता दिया जाए और दूसरे साल का इंडेक्स नंबर आपको निकालना और रिलेशन दिया हुआ हो, तो आप दूसरे साल का इंडेक्स नंबर भी निकाल कर बता सकते हो, जिसमें हम रिग्रेशन की लाइन का यूज कर सकते हैं। देयर आर लेस अनवाइडली देन लार्ज नंबर्स एंड आर रेडिली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स, सिंपल एंड कंपोजिट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स होते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर एक वेरिएबल के लिए निकाला जाता है, और कंपोजिट इंडेक्स नंबर एक से ज्यादा वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स के लिए निकाला जाता है। मोस्ट इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट इन नेचर होते हैं। जनरल सी बात थी। एक बार आपने इस पूरे पैरे को पढ़कर आपने जो अंडरलाइन करा है या उनको पॉइंट्स बनाना चाहे तो हम पॉइंट्स बना सकते हैं कि इंडेक्स नंबर्स आर द एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है ना। रिलेटिव चेंजेस पर निकाला जाता है। दो प्रकार के इंडेक्स नंबर होंगे, सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। और मोस्टली जो यूज होते हैं वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर होते हैं। अच्छा, दो पीरियड का जो हम कंपैरिजन करते हैं उसमें एक पीरियड को हम बेस पीरियड बोलते हैं जिसका इंडेक्स हम 100 लेके चलते हैं। ठीक है। अब ये इश्यूज इन्वॉल्व की अगर हम बात करें, हाँ जी, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई अभी कहाँ पर निकल कर आया है, यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा होता है, ठीक है, आप बोल रहे हो। एनएससी इनका फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है एक सीपीआई, और ये डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। इनका फुल फॉर्म अगर हम बोले तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इनके फुल फॉर्म्स हो जाते हैं। ठीक है ना। इश्यूज इन्वॉल्व, क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व रहते हैं। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और प्रॉब्लम्स व्हिच हैव टू बी फेस्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला होता है सिलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर व्हिच द इंडेक्स इज यूज्ड। किस पर्पस के लिए आप इंडेक्स यूज करना चाहते हो। If it is used for purpose of knowing the cost of living, अगर आप cost of living जानना चाहते हो, there is no need to including the prices of capital goods which do not directly influence the living। तो अगर हमें cost of living निकालना है तो हमें capital goods की prices को छोड़ देना चाहिए। जो consumer goods होते हैं उनकी prices को देखते हुए हम cost of living की बात करेंगे और उनके बेसिस पर हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो हमें कौन सा डेटा सिलेक्ट करना है, ये प्रॉब्लम अराइज होती है जब हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक है ना। इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फॉर द सैंपल। एक सैंपल के लिए हम इंडेक्स बनाते हैं और फिर उसको पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करके रखते हैं। इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव रैंडम सैम्पलिंग एंड इफ नीड बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैन एंश्योर दिस।
देखो अब ये थोड़ा डिटेल में बात अगर हम करें कि जब भी हम इंडेक्स नंबर बनाएंगे तो जो सैंपल डेटा लेते हैं वो जो सैंपल डेटा होता है हमारा वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, उसमें रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करके डेटा कलेक्ट किया होना चाहिए ताकि सैंपल अच्छा होगा तो हमारी इंडेक्स नंबर सही बनेगा। ये एक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती थी। अभी आपके सिलेबस में सैम्पलिंग चैप्टर नहीं है, नहीं तो ये डिटेल में हम पढ़ते। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा करते थे, जैसे एक एग्जांपल लूं कि अगर मेरे को जबलपुर के लोगों का बिहेवियर जानना है कि जबलपुर के लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा, उनकी बात करने का तरीका क्या है, बहुत शालीन है कि बहुत तू तड़ा करके बात करते हैं, कैसे लोग हैं जबलपुर के, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे जबलपुर को ना अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं सिर्फ वृद्धि चौकी के लोगों को उठा लूंगा तो कुछ अलग डेटा निकलेगा, सिर्फ सिविल लाइन्स के लोगों को ले लूंगा तो कुछ अलग निकलेगा, धनवंतरी नगर के ले लूंगा तो अलग निकलेगा, रांची के ले लूंगा तो अलग निकलेगा, है ना, सब अलग अलग नेचर के लोग हैं। तो मैंने क्या करा, पूरे डेटा को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया और हर जगह से 10-10 लोगों को उठाकर ले आया और उसके बाद मैंने एक एवरेज निकाला और एक सिस्टम निकाला कि इसमें क्या क्वालिटीज है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ऐसी होती है कि पूरे डेटा को अलग अलग स्ट्रेटा में बांट दिया जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उधर से सैंपल निकालकर फिर एक ग्रुप बनाया जाता है और उससे इंडेक्स नंबर बनाया जाएगा, तो वो बहुत अच्छा एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इसमें। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एंश्योर दैट कंपैरेटिबिलिटी ऑफ डेटा, हम कंपेयर भी कर सकें। दिस कैन बी एंश्योर्ड बाय कंसिस्टेंसी इन द मेथड ऑफ सिलेक्शन। देखो इस साल आपने किसी तरीके से डेटा लिया, अगले साल किसी दूसरे तरीके से ले लिया, तीसरे साल किसी दूसरे तरीके से ले लिया, तो वहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। और अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही तो आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे इंडेक्स नंबर को। तो इंडेक्स नंबर बनाते वक्त आपको सिलेक्शन ऑफ डेटा बहुत प्रॉपर रखना है। सिलेक्शन करते वक्त आपको रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करनी है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करनी है, या फिर हमारे पास जो सिलेक्शन होगा उसमें मेथड जो हमें अप्लाई करने सिलेक्शन के वो कंसिस्टेंट अप्रोच पे अप्लाई करें ताकि आप कंपेयर कर सको इंडेक्स नंबर्स को। बता रही है समझ में? However, difficulties arise in the selection of commodities because the relative importance of commodities keep on changing with the advancement of the society. जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बना रहे हैं तो हमें जो सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज करना है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी कमोडिटीज का हम सिलेक्शन करें। आप सिलेक्शन अगर कमोडिटीज का करते हैं तो उनकी वैल्यूज भी अलग अलग समय पे बदलती रहती है, कभी उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कभी इंपॉर्टेंस कम है, तो यहाँ पर इसलिए डिफिकल्टी होती है सिलेक्शन इन कमोडिटीज के लिए भी। More so if the period is quite long, these changes be quite significant. अगर लंबे समय की बात करें तो काफी चेंजेस आ चुके होंगे, क्योंकि पहले के समय में कुछ लोगों को जैसे हम बोले कि रेडियो होता था तो उसकी ज्यादा वैल्यू होती थी। आज के समय में अगर हम कॉस्ट ऑफ लेंगे तो आपके रेडियो की ज्यादा वैल्यू नहीं है, आज मोबाइल की ज्यादा वैल्यू है, आप लैपटॉप की ज्यादा वैल्यू है ना, टैबलेट की ज्यादा वैल्यू। बट पुराने समय में अलग कमोडिटीज होती थी, अभी के समय में अलग कमोडिटीज है, तो कमोडिटीज की वैल्यूज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमें जब अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है तो उसके समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है बोथ इन द बास्केट ऑफ प्रोडक्शन एंड यूजेस मेड बाय द पीपल। जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी चेंजेस आ गया और जो लोग यूज कर रहे हैं उसमें भी चेंजेस आ गया। तो कहीं सॉरी हमें क्या करना है, इश्यूज इन्वॉल्व के सब हेडिंग्स याद रखनी है। अभी आप फाउंडेशन लेवल पर हैं, इससे ज्यादा आगे वाले लेवल पर और डिटेल में बात करेंगे। बट अगर अभी आप टेक्निकली देखिए तो क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है, आप ये याद सकते हो सर इतना सारा तो हमने पहले भी नहीं पढ़ा था जब हमने चैप्टर ये पढ़ा था, अभी इतना क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है सिलेक्शन ऑफ डेटा, इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इंडेक्स नंबर बनाने में, डेटा को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। दूसरा इश्यू इन्वॉल्व होता है बेस पीरियड, किस बेस से कंपेयर करने वाले हो आप, वो 5 साल 10 साल पुराना बेस है कि पिछले साल से आप कंपेयर कर रहे हो कि 4 साल पहले से कंपेयर करो, तो हमारा बेस पीरियड क्या रहेगा। इट शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड बिकॉज़ इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपैरिजन comparing various data describing individual behavior. The period should be normal, that is one of the relative stability not affected by extraordinary events like war, famine. आपने जिस साल का बेस पीरियड लिया है उस साल का जो इंडेक्स था वो एक नॉर्मल साल होना चाहिए आपका। उस साल वॉर हुआ था, उस साल फ्लड आ गया था, उस साल कुछ हो गया था, इसके कारण उस साल का तो इंडेक्स नंबर कुछ और ही होगा। वहाँ का अगर आप प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर ले रहे हैं या कंज्यूमर लिविंग इंडेक्स नंबर ले रहे हैं तो कुछ अलग ही होगा। जैसे एक नॉर्मल साल होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए और वो बेस पीरियड होना चाहिए हमारा। इट शुड बी रिलेटिवली रीसेंट, बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए, रिलेटिवली रीसेंट होना चाहिए because we are more concerned with the changes with reference to present and not with the distant past. पिछले 1-2 सालों में क्या चेंजेस हुए और अभी क्या चेंज हुआ इसको हम कंसीडर करते हुए चलते हैं, न कि बहुत पुराने पास्ट से। There are 3 variants of the base: fixed, chain और average। एक फिक्स्ड बेस ले सकते हैं, एक चेन बेस ले सकते हैं या फिर एवरेज बेस ले सकते हैं। तो बेस कैन बी फिक्स्ड, चेन और एवरेज। दूसरा इशू बेस पीरियड का होता है। तीसरा सिलेक्शन ऑफ वेट। अब वेट क्या लेंगे, जैसे आपने इंडेक्स नंबर का अगर आपको थोड़ा आगे की बातें याद आ रही हो तो कोई बोलता है बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट ले लो, कोई बोलता है करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट ले लो, कोई बोलता है एवरेज को वेट ले लो, कोई बोलता है ज्योमेट्रिक एवरेज ले लो, तो अलग-अलग वेट्स हो सकते हैं।
It is necessary to point out each variable involved in the composite index should be have a reasonable influence on the index. Due consideration should be given to the relative importance of each variable. जो भी आप वेरिएबल कंसीडर कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसमें आपको कंसीडरेशन देना है, which relates to the purpose for which the index number is used. For example, in the computation of cost of living index, अगर cost of living index हम ले रहे हैं, sugar cannot be given the same importance as the cereals. आपको शुगर की भी जरूरत पड़ती है और सीरियल्स की भी जरूरत पड़ती है, पर शुगर का एक अपना इंपॉर्टेंस है और सीरियल्स का अपना इंपॉर्टेंस है, तो किसको क्या वेट दे? शुगर को ज्यादा वेट दे, सीरियल्स को कम दे, सीरियल्स को ज्यादा दे, शुगर को कम दे भी तो फिर कितना वेट दे, कितना परसेंटेज दे? शुगर की भी उतनी जरूरत है क्या जितनी सीरियल्स की, बट कितनी है? डबल है, हाफ है। तो सिलेक्शन ऑफ वेट्स में एक प्रॉब्लम आती है, इश्यूज इन्वॉल्वड इन सिलेक्शन ऑफ वेट्स। तो पहला क्या लिखा आपने इश्यूज इन्वॉल्वड? पहला हमने देखा सिलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा बेस पीरियड, तीसरा सिलेक्शन ऑफ वेट्स, uses of average. Since we have to arrive a single index number summarizing a large amount of information, it is easy to realize that average plays an important role in computing index number. The geometric mean is better in averaging relatives. देखो इंडेक्स नंबर सारे रेशियोज का सिंपल एवरेज करके भी निकाल सकते हैं, बट ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालोगे तो वो ज्यादा बेटर एवरेज आएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हायर वैल्यूज की तरफ फोकस करता है जो भी डेटा हमारे पास होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो क्लोज टू स्मॉलर वैल्यूज होता है, एवरेज ऑफ एवरेजेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर इन एवरेजिंग रिलेटिव्स, बट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड बिकॉज़ ऑफ इट्स सिंपलिसिटी। लेकिन यूज किया जाता है सिंपल एवरेज क्योंकि वो सिंपल होता है, ठीक है ना। अरिथमेटिक एवरेज यूज किया जाता है, बट ज्योमेट्रिक एवरेज यूज करेंगे तो वो बेटर एवरेज निकाल कर देगा, बेटर इंडेक्स नंबर निकाल कर देगा। तो यूज ऑफ एवरेज, कौन सा एवरेज यूज करना, ये भी एक आपके पास प्रॉब्लम। चॉइस ऑफ वेरिएबल, इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड विद रिगार्ड टू प्राइस और क्वांटिटी ऑफ एनी अदर मेजर। प्राइस के लिए बना सकते हो, क्वांटिटी के लिए बना सकते हो, और कोई मेजर के लिए भी बना सकते हो इंडेक्स नंबर। वी हैव टू डिसाइड अबाउट द यूनिट, यूनिट क्या होगी उसकी। फॉर एग्जांपल इन प्राइस इंडेक्स नंबर, इफ द इट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेदर टू हैव होलसेल और रिटेल प्राइसेस। अब प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना तो कौन सा प्राइस लेना, होलसेल प्राइस इंडेक्स ले कि रिटेल प्राइस इंडेक्स ले। द चॉइस वुड डिपेंड ऑन द पर्पस, आप किस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर निकालना चाह रहे हो, आप क्या जानना चाहते हो। हमारी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उसके डिपेंड पर हम कॉस्ट लेंगे या होलसेल प्राइस लेंगे या फिर रिटेल प्राइस लेंगे। समझ में आ रही बात। फर्दर इट इज नेसेसरी टू डिसाइड अबाउट द पीरियड टू व्हिच सच प्राइसेस विल बी रिलेटेड, कितने पीरियड से वो प्राइस रिलेट कर रहे हैं, वो पीरियड क्या रहेगा। There may be an average of price for certain time period or at the end of the period. मतलब जैसे हमने बोला एक साल में प्राइसेस कब का ले, जनवरी मंथ का ले लें, दिसंबर मंथ का ले लें कि एवरेज ले लें, एंड का ले लें, स्टार्टिंग का ले लें, एवरेज ले लें। तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस पीरियड का प्राइस लेना है, किस समय का प्राइस लेना है। समझ में आ रही है। तो चॉइस ऑफ वेरिएबल्स भी एक हमारे पास होता है, तो आपको सब हेडिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। थ्योरी के लिए अगर पूछ लिया जाए कोई कि एक्सेप्ट कौन सा नहीं होता है, तो ये सब होते हैं, वो पता होने चाहिए आपको। और फिर सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, the question of selection of an appropriate formula arises since different types of indices give different values when applied to the same data. सेम डेटा पर अगर आप अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अलग अलग आपको इंडेक्स नंबर्स मिल जाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला उस सिचुएशन पर एप्रोप्रिएट होता है, वो अप्लाई करना पड़ेगा। वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसेस टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन सक्सीडिंगली। तो ये सब हेडिंग्स आपको ध्यान रखनी है, साथ साथ आप याद कर सकते हो कि कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं इंडेक्स नंबर में। पहले हमने बोला सिलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा हमने बोला बेस पीरियड, तीसरा हमने बोला चॉइस ऑफ वेरिएबल या सिलेक्शन ऑफ वेट्स, यूज ऑफ एवरेज, कौन सा एवरेज ले, ज्योमेट्रिक एवरेज की सिंपल एवरेज, ठीक है ना। चॉइस ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल लेना है हमें, और सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है ना। सब हेडिंग्स आपको लर्न कर लेनी है। इश्यूज इन्वॉल्व एक्सेप्ट हम बोल सकते हैं। अब नोटेशन की जहां तक बात करें तो हमने ये देखा था कि अगर हमें प्राइस इंडेक्स लेना है तो हम P0 बेस ईयर प्राइस को ले लेते हैं और P1 जो होता है वो करंट ईयर का प्राइस को ले लेते हैं, या NS ईयर है तो NS को हम PN ले सकते हैं। बुक में PN यानी करंट ईयर ले लेते हैं, P1 लेके चलेंगे। P1 इज द करंट ईयर प्राइस और P0 इज द बेस ईयर प्राइस। क्लियर हो गई बात। क्वांटिटी की बात करेंगे तो Q0 बेस ईयर क्वांटिटी हो जाएगी और Q1 करंट ईयर क्वांटिटी हो जाएगी। वैल्यू की बात करेंगे तो P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे और तो V1 हो जाएगा और वो करंट ईयर वैल्यू हो जाएगा, और P0 Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 हो जाएगा और वो बेस ईयर की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये नोटेशंस बताए हुए हैं आपको, सब पीरियड के हो सकते हैं। दूसरा रिलेटिव्स क्या होते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इंडेक्स नंबर इज द प्राइस रिलेटिव। रिलेटिव यानी करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस, कितना चेंज हुआ करंट ईयर में कंपेयर टू बेस ईयर, वो हो गया प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट ईयर प्राइस दैट इज P1 और बेस ईयर प्राइस दैट इज P0। तो इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो हो गया रिलेटिव।
एक कॉमोडिटी का, ठीक है ना, एक सिंगल कॉमोडिटी का अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0 या P1 अपॉन P0 इनटू 100 परसेंटेज में बोल सकते हैं एक सिंगल कॉमोडिटी का। देयर कैन बी अदर रिलेटिव्स, क्वांटिटी रिलेटिव होंगे तो Q1 अपॉन Q0 इनटू 100 करेंगे तो परसेंट में आएगा। ये वैल्यू रिलेटिव होगा तो V1 अपॉन V0, P0 Q0 सॉरी P1 Q1 अपॉन P0 Q0, तो वो वैल्यू रिलेटिव हो जाएगा। When successive prices or quantities are taken, the relatives are called link relatives. अब लिंक रिलेटिव मतलब अगर सिर्फ प्राइस रिलेटिव है मतलब करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस, लेकिन लिंक रिलेटिव है मतलब सक्सीडिंग ईयर का अगर प्राइस ले लो तो प्रीसीडिंग ईयर का आप प्राइस बेस में ले लो, तो लिंक रिलेटिव हो जाएगा। मतलब P1 लिया तो P0 बेस में, P2 लिया तो P1 बेस में, P3 लिया तो P2 बेस में और Pn लिया तो Pn-1 बेस में। ये हो जाता है लिंक रिलेटिव, इसको हम लिंक रिलेटिव बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। और अगर हमें सब में बेस फिक्स कर दें तो उसको हम फिक्स बेस पीरियड बोल देंगे। When the above relatives are respect to a fixed base period, then these are called chain relatives. With respect to this base, or relatives change to the relatives chained to the fixed base. एक fixed base से वो chain करे गए हैं। मतलब P1 भी P0 पर based है, P2 भी P0 पर based है, P3 भी P0 पर based है। तो ये chain relatives हैं with fixed base. Chain relatives with fixed base. बात आपको समझ में? ठीक है। चलिए मेथड्स हमने पढ़े थे, सिंपल मेथड और वेटेड मेथड। सिंपल के अंदर दो बातें आएंगी, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। वेटेड के अंदर भी दो बातें आएंगी, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। अगर आप सिंपल एवरेज में एग्रीगेटिव का मतलब समझे तो एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है? एग्रीगेटिव का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, एग्रीगेट कर दो। तो अगर हमें एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर निकालना है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर निकालना है, तो हमारे पास जितनी भी कमोडिटीज हैं उन सभी कमोडिटीज के करंट ईयर प्राइस को एग्रीगेट कर लो, दैट इज समेशन ऑफ P1 कर लो, और जो भी बेस में प्राइस है उसका भी सम कर लो, दैट इज समेशन ऑफ P0 कर लो। तो समेशन ऑफ P1 और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0, अगर आप इनटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा और ये हो जाएगा सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, समझ में आ रही बात? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द बेस ईयर, सम ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ द ऑल कमोडिटीज, प्राइसेस यानी P स्टैंड फॉर प्राइसेस। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा तो सिंपल क्वांटिटेटिव एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर होगा तो समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 इनटू 100 हो जाएगा। रिलेटिव्स की जहां तक बात करें कि जितनी भी कमोडिटीज हैं उनके आप रिलेटिव्स निकालोगे तो P1 अपॉन P0 करके आपके पास रिलेटिव्स आएंगे, और जितने भी रिलेटिव्स आ रहे हैं उन सभी रिलेटिव्स का आप क्या कर लो, सम कर लो। ये हो गया समेशन ऑफ रिलेटिव्स, समेशन ऑफ रिलेटिव्स। क्योंकि सिंपल है तो डिवाइडेड बाय n कर लो या इनटू 100 करके परसेंट में निकाल लो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो, ठीक है ना। मतलब P1 अपॉन P0 इनटू 100 करके पहले आपने ये रिलेटिव निकाला, इस पूरे रिलेटिव का आपने क्या कर लिया, सम कर लिया, इसका सम कर लिया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइसेस जो थे या नंबर ऑफ ईयर्स जो थे उनके आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास हो जाएगा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, इंडेक्स नंबर यूजिंग रिलेटिव्स, सिंपल इंडेक्स नंबर यूजिंग रिलेटिव्स। बात आ रही है समझ? ये दो बातें तो बहुत सिंपल थी। आइए पहले इसकी हम एग्जांपल देख ले रहे हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हमें करना क्या है कि जो भी कमोडिटीज दी हुई हैं आपको उन सभी के प्राइसेस को आप सम कर लो, मतलब समेशन ऑफ Pn। समेशन ऑफ Pn का मतलब जो करंट ईयर में प्राइसेस है उनका सम कर लो और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 मतलब जो बेस ईयर में प्राइसेस है उनका सम कर लो, इनटू 100 कर लो, तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, कमोडिटीज दी हुई है चीज पर 100 ग्राम्स, एग पर पीस, पोटैटो पर केजी। ये यूनिट का कोई इंपॉर्टेंस है क्या इसमें? केजी में है, पीस में है, रुपीस में है, ग्राम्स में है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हमें तो प्राइजेस लेने हैं सिर्फ 12 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए, कुल मिलाकर 20 रुपए। ये हो गया 1998 का टोटल ऑफ प्राइस। ऐसे 1999 का टोटल हमने प्राइस कर लिया गया और 2000 का टोटल प्राइस कर लिया। अगर मुझे सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है यूजिंग एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, तो मेरे को सिर्फ 1999 का प्राइस लेना है, डिवाइड बाय 1998 का प्राइस लेना है, इनटू 100 करना है। मतलब 24.60 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 123। और 24 ये भी सेम है प्राइस, 24.60 डिवाइड बाय 20 तो ये सेम आ जाएगा इंडेक्स नंबर। ये हो गया सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। समझ में आ गई बात? ठीक है, दोनों में बेस हमने 1998 को लिया हुआ है। The above method is easy to understand but it has a serious defect. Simple aggregative easy to understand है, सिर्फ aggregate करना है आपको, but इसमें serious defect है। It shows that the first commodity exert greater influence than the other two. जो पहली commodity है उसका ज़्यादा influence है
अदर टू पर, क्योंकि हमने सबको इक्वल वेट दिया हुआ है, सबको 1 1 1 का ही वेट दिया। क्या वेट लिया क्या हमने इसमें किसी को? नहीं, सबको वन ही इक्वल इंपॉर्टेंस लिया हुआ है। तो जो इक्वल इंपॉर्टेंस में जो चीज जिसका प्राइस ज्यादा था, तो उसका इन्फ्लुएंस भी इंडेक्स नंबर पे ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये इसका डिफेक्ट है, बिकॉज द प्राइसेस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी इज हायर देन दैट ऑफ द अदर टू। फर्दर इफ द यूनिट्स आर चेंज्ड एंड द इंडेक्स नंबर विल आल्सो चेंज। अगर हम यूनिट्स चेंज कर लेंगे तो इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट शुड इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग द प्राइस ऑफ एक्स पर डजन। दैट इज एक्स का अगर हम प्राइस लें तो एग का प्राइस क्या है पर डजन, पर पीस दिया हुआ है। अगर हम पर डजन ले लें उसको, तो आपने यूनिट्स क्या ली, पहले यहाँ पर आपने पर 100 ग्राम ली, यहाँ पे पर पीस लिया। पर पीस क्यों लिया? यहाँ पर आप ले लो पर डजन, तो पर डजन ले लोगे तो उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, 36 रुपीज हो जाएगा। तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होने लगेगा फिर एग का। तो आपने क्या क्वांटिटी ली, क्या यूनिट लिया आपने, वो पर पीस लिया, यहाँ पे पर ग्राम क्यों नहीं लिया, पर 100 ग्राम क्यों लिया, या पर केजी क्यों नहीं लिया? तो अलग अलग यूनिट्स हैं। तो एक सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में ये एक ड्रॉबैक है कि वहां पर जो हम यूनिट्स लेते हैं वो यूनिट्स किस बेसिस पे, जो आपने प्राइस लिया वो किस यूनिट का लिया है। किसी का पर केजी का ले रहे हो, किसी का पर 500 ml ले लोगे, किसी का पर पीस ले रहे हो, तो पर 100 पीस भी ले सकते थे, पर 12 पीस भी ले सकते थे। तो यूनिट्स अगर अलग अलग होंगी तो उसका डिफेक्ट आ जाएगा। तो फर्दर इफ यूनिट्स आर चेंज, क्या बोल रहे हैं, यूनिट्स अगर चेंज कर दोगे देन द इंडेक्स नंबर विल आल्सो चेंज। तो इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा आपका, करोगे अगर आप चेंज करो। Student should independently calculate the index number taking the price of x per dozen, that is 36. X की प्राइस अगर हम 36 ले लें, पर डजन ले लें, 43.2 ले लें, 39 for the 3 years respectively. This is the major flaw in using absolute quantities and not the relatives. इसलिए ये फ्लॉ है, हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी ले रहे हैं ना कि रिलेटिव क्वांटिटी ले रहे हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, क्लियर है? वैसे किसी ने इस पॉइंट को लेकर डाउट पूछा था, किसने पूछा था? वो है क्या क्लास में? आकृति ने पूछा। तो अभी समझ में आ रहा है आपको ये लैंग्वेज? Such price quotations become the concealed weights which have no logical significance. देखो प्राइस ही बस ले लिया ना मैंने, 12 रुपए, 3 रुपए, तो उसका वेट क्या है? उसमें वेट तो छुपा हुआ है। वो 12 रुपए पर पीस का है कि पर 100 पीस का है कि पर डजन का है, मुझे नहीं पता, सिर्फ प्राइस दिया है मैंने। तो प्राइस की यूनिट से कुछ कुछ हो सकती थी जिसका कोई लॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो पाएगा, मतलब सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का लॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ये इसमें बहुत बड़ा सीरियस डिफेक्ट है। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम सिंपल एवरेज या रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो one way to rectify the drawback of a simple aggregative index is to construct a simple average of relatives. हम relative change निकाले, relative change निकालोगे तो वो पर यूनिट अगर पर 100 पर यूनिट भी ले रहे हो या पर डजन भी ले रहे हो या पर 100 यूनिट भी ले रहे हो, तो इफेक्ट सभी का सेम रहेगा। तो ये रिलेटिव चेंज है। एक एग का प्राइस ले लो आप 5 रुपए, बाद में हो जा रहा है वो 7 रुपए, या 100 एग का प्राइस ले लो 500 रुपए और बाद में हो जा रहा है 700 रुपए, या 1000 का ले लो, तो रिलेटिव चेंज तो सेम ही रहेगा। समझ में आ रही है? तो सिंपल एवरेज में ये ड्रॉबैक दूर हो जाता है। अंडर इट वी इन्वर्ट द एक्चुअल प्राइस फॉर ईच वेरिएबल इनटू परसेंटेज ऑफ द बेस पीरियड। हर प्राइस को, हर वेरिएबल की प्राइस को परसेंटेज में ले लेते हैं ऑफ द बेस पीरियड, कि बेस पीरियड से कितना चेंज हुआ है। These percentage are called relatives, जिसको हम relatives बोलते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा, because they are relative to the value for the base period. तो बेस पीरियड में जो वैल्यू थी उसके रिलेशन में कितना चेंज हुआ है वो बताते हैं। The index number is the average of all such relatives, और इंडेक्स नंबर इन सभी का एवरेज कर लोगे आप, सिंपल एवरेज कर लोगे आप, तो ये रिलेटिव्स का चेंज होगा। तो उसमें वो ड्रॉबैक तो हट गया जो यूनिट पर डिपेंडेंट होता था, जो ड्रॉबैक था सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। One big advantage of price relatives is that they are pure numbers. Price index number computed from relatives will remain the same regardless of the units by which the prices are quoted. Prices किसका दिया हुआ था वो, तो सिंपल एवरेज में यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर की बात करें तो उसमें यूनिट चेंज होगी तो इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा। और अगर यूनिट्स नहीं होती है, सिर्फ प्राइसेस लेते हैं, तो वो प्राइसेस अपने आप में कोई रेलेवेंट इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि उनका कोई वेट हमें पता नहीं होता, उनका रिलेटिव वेट हमें नहीं पता होता है। दिस मेथड जस्ट मीट्स क्राइटेरिया ऑफ यूनिट टेस्ट। इसीलिए ये जो मेथड है मीट्स क्राइटेरिया ऑफ यूनिट टेस्ट। क्या ये सिंपल रिलेटिव यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करता है? हाँ, ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है। कौन नहीं करता है? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि अगर यूनिट चेंज कर दोगे तो आपका इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा। बट अगर रिलेटिव की बात करें, आप यूनिट चेंज भी कर दोगे तो आपका इंडेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको?
किसी को डाउट है यहाँ तक? ऐसा है कोई जिसको समझ में आ गया? सबको आ गया? चलो। Also, quantity index can be constructed for a group of variables that are expressed in divergent. इससे आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी बना सकते हो जो अलग अलग यूनिट्स में होगा, मीटर में है, लीटर में है, किलोग्राम में है, ग्राम में है, रुपीस में है, पीस में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फिर भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। इन द प्रेसीडिंग एग्जांपल वी विल कैलकुलेट रिलेटिव्स एज फॉलोस। अगर वो पुराने वाला एग्जांपल देखें हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 100 रुपीज है और यहाँ पे चेंज कितना हुआ था, अगर हमने बेस को 100 ले लिया और 12 से 15 हो गया, तो 12 से 15 हो गया तो कितना परसेंट चेंज हो गया? अब बोलोगे 15 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 कितना हो गया? 125। है ना? वेदा बोल सकते हैं माइक को अनम्यूट करके, कोई दिक्कत नहीं। 125, ठीक है, क्योंकि ऐसे दोनों साइड से आवाज भी आती रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर करते चलो। तो ये हमने क्या लिया? रिलेटिव चेंज लिया। क्या लिया? रिलेटिव चेंज। तो टोटल कर लिया, एग्रीगेट कर लिया रिलेटिव चेंज का, ये भी एग्रीगेट कर लिया हमने। बेस को 100 ले लेते हैं और ये हमने बोला इसका एवरेज निकालेंगे तो ये 100 आएगा और इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। 365 डिवाइड बाय 3 करोगे आप, एवरेज मतलब तीन ही का एवरेज कर रहे हैं हम, सिंपल एवरेज ही कर रहे हैं, ऑफ रिलेटिव्स कर रहे हैं, तो ये 121 समथिंग आएगा मेरे ख्याल से, 121.67, ठीक है, और इसका करेंगे तो ये 118, ये सही है। तो ये सिंपल एवरेज हो गया ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। क्लियर है यहाँ तक? दो बेसिक सी बातें। इन स्पाइट ऑफ सम इंप्रूवमेंट द अबव मेथड हैज अ फ्लॉ। अच्छा, अब इसमें भी एक फ्लॉ है। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में क्या फ्लॉ था कि वो यूनिट्स पर डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब उसमें यूनिट्स चेंज करेंगे तो इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे थे रिलेटिव्स की, तो उसमें यूनिट चेंज करने से कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंपल रिलेटिव की बात करें तो इसमें क्या फ्लॉ है? दैट इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच ऑफ द रिलेटिव्स। अब उसने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, रिलेटिव जो निकाला है हमने उसको क्या किसी वेट से मल्टीप्लाई किया हमने? नहीं, सभी इक्वल टू 1 है, सभी की वेट इक्वल है। इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, दिस अमाउंट्स टू गिविंग अनड्यू वेट टू अ कमोडिटी व्हिच इज यूज्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। अगर आपने बोला शुगर का इंडेक्स नंबर 125 था, सपोज कि ये तो कमोडिटी वैसे दी हुई थी ना आपको, चीज, एग और पोटैटो, तो मैंने बोला ये चीज का इंडेक्स नंबर है 125, ये एग का इंडेक्स नंबर है 120 और ये पोटैटो का इंडेक्स नंबर है 120, बट सभी का इंपॉर्टेंस एक जैसा है, तीनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। क्या ये तीनों इक्वल इंपॉर्टेंट है? बेसिकली नहीं, किसी का वेट अलग होना चाहिए था, किसी का वेट अलग होना चाहिए था। तो ये इसमें फ्लॉ है कि सिंपल रिलेटिव यूनिट्स को तो अलग कर देगा लेकिन फिर भी वो वेटेज सबको एक जैसा लेके चल रहा है, सिंपल रिलेटिव। तो इसलिए हमें वेटेड इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी कि उसमें कुछ वेट्स दिए जाए और वेट के हिसाब से हमें इंडेक्स नंबर निकाला जाए। So this amount is giving undue weight to the commodity which is used in a small quantity because the relatives which have no regard to the absolute quantity will give weight more than what is due from the quantity used. वो weight जितनी यूज नहीं हो रही उससे ज्यादा weight दे दे रहा है, क्योंकि क्वांटिटी को तो हम लेके ही नहीं चल रहे, तो सिर्फ रिलेटिव्स ले रहे हैं, हर कोई ले रहे हैं। This defect can be remedied by the introduction of an appropriate weighting system. इसलिए सिंपल एवरेज न करके हम वेटेड एवरेज करेंगे और किसके कारण हम आ रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड पर। बात आ रही है समझ में? ठीक है, चलो। टू मीट द वीकनेस ऑफ सिंपल और अनवेटेड मेथड वी वेट द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी। हर कमोडिटी का जो प्राइस है ना, उसे प्राइस नहीं लेंगे, मतलब इस साल का प्राइस और पिछले साल का प्राइस का रिलेटिव नहीं निकालेंगे। इस साल के प्राइस का क्या इंपॉर्टेंस है या उसका कितना इंपॉर्टेंस है, पिछले साल का प्राइस का क्या इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस लेते हुए हम एक वेटेड प्राइस निकालेंगे करंट ईयर का भी और वेटेड प्राइस निकालेंगे बेस ईयर का भी और फिर इंडेक्स नंबर बनाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं? ऑन वेट द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी बाय सुटेबल फैक्टर देन ऑफन टेकन एज क्वांटिटी और द वॉल्यूम ऑफ द कमोडिटी। और वो वेट जो ऑफन जनरली जो लिया जाता है वो क्वांटिटी को वेट किया जाता है या वॉल्यूम को वेट लिया जाता है, सोल्ड ड्यूरिंग द बेस ईयर और सम टिपिकल ईयर। दिस इंडिकेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड ग्रुप्स। दीस इंडाइसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड ग्रुप्स। एक होता है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अगेन एग्रीगेटिव तो है ही और रिलेटिव्स भी है, लेकिन वो वेटेड वाले, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और वेटेड एवरेज है रिलेटिव्स का। क्लियर हो गई बात? अब वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में हमारे पास 4-5 फॉर्मूले हुआ करते हैं जो लोगों ने बताए हुए हैं। किस किस लोगों ने बताए हुए हैं, कौन कौन महान आदमी थे जिन्होंने ये बताया हुआ है, उनके नाम है लेस्प्रे, पास्चे, फिशर, मार्शल, एजवर्थ और डॉर्विश वॉलेन।
मार्शल एजवर्थ मिलाकर हैं, दो अलग अलग पर्सन रहेंगे, डॉर्बिश बोले दो अलग अलग पर्सन हैं, दोनों मिलाकर काम करा के नहीं बन रहा तो उनको निकाल के, ठीक है, बता नहीं समझ में। तो ये क्या यूज करते हैं, ये वेटेड इंडेक्स नंबर यूज करते हैं भैया, वेट देके चलो प्राइजेस को और फिर इंडेक्स नंबर निकालो, अगर आप एग्रीगेटिव से निकाल रहे हो या फिर आप रिलेटिव से निकाल रहे हो। तो आप मेरे को बताओ कि आपको कुछ कुछ याद है कि लेस्प्रे क्या बोलता था हमें, लेस्प्रेस बोलता था क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एज वेट ले लेंगे हम, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर वेट ले लेंगे, मतलब जो प्राइस है उसको बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो तो ये वेटेड प्राइस हो जाएगा करंट ईयर का, और जो प्राइस है बेस ईयर का उसको भी बेस ईयर की क्वांटिटी में, तो ये वेटेड प्राइस हो जाएगा बेस ईयर का, और इसका एग्रीगेट कर लो यानी समेशन कर लो और इंटू 100 करके आपके पास ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है जिसको आप पीको पोको भी बोलते हैं, है ना, पीको पोको। सेकेंड होता था पास्चेस इंडेक्स। तो ये बोलता था कि जो करंट ईयर प्राइस है उसको करंट ईयर की क्वांटिटी से वेट ले लो, और जो बेस ईयर की प्राइस है उसको भी करंट ईयर क्वांटिटी से वेट ले लो और एग्रीगेट कर लो, एग्रीगेट इंडेक्स नंबर ही होता है ये, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। एक होता था इन दोनों का गुरु फिशर, फिशर बोलता है कि आप जो इंडेक्स नंबर निकाला मैं उस इंडेक्स नंबर का भी एवरेज कर लूंगा। कौन सा एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज, मतलब रूट ओवर लेस्प्रे इनटू पास्ट इनटू 100 ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं मार्शल, या पहले हमने बोलूं ज्योमेट्रिक में ना तो सिंपल एवरेज भी देते, डॉर्बिश और बॉले, है ना, सिंपल एवरेज ऑफ लेस्प्रे एंड पास्टे, तो लेस्प्रे प्लस पास्टे डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100 कर लेंगे, या इनटू 100 इसमें नहीं करना है आपको, ऑलरेडी इंडेक्स नंबर के ही फॉर्म रहते हैं ये, ऊपर वाला भी इंडेक्स है दूसरा वाला इंडेक्स है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो इंडेक्स का ही फॉर्म आएगा, ठीक है। अगर आपने उसमें इनटू 100 नहीं लिया होगा तो बाद में ले सकते हैं। और एक था दूसरा नाम मार्शल और एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ। अब ये क्या बोलता था, एवरेज ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर। तो अगर हमने बोला P1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ऑफ द क्वांटिटीज, और P0 को भी हम एवरेज ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर और बेस ईयर इससे करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करते हैं और फिर समेशन कर लेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते तो ये 2 कैंसिल होता है और कुल मिलाकर हमें क्या मिल जाता, समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस Q1 इंटू 100। हम ऐसा बोल सकते थे मार्शल एजवर्थ, समझ में आएगा, क्लियर है। तो ये वेटेड इंडेक्स नंबर्स हुआ करते थे हमारे, वेटेड इंडेक्स नंबर्स। वेटेड इंडेक्स नंबर के बाद ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, और ये सारी बातें बताई हुई। अब मैं इसको उतना डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ जितना अभी तक लेके जा रहा था, मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से याद होगा, समझा हुआ होगा, तो ये हमने ले लिया है सारे, ठीक है। फिर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, तो रिलेटिव क्या होता है, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस, लेकिन ये वेटेड रिलेटिव नहीं हो, ये तो रिलेटिव हुआ, तो इस रिलेटिव को वेट देना है हमें, वेट क्या दे इसमें, तो इसमें वेट दिया जाता है वैल्यू वेट, क्या देता है वैल्यू वेट, वैल्यू वेट क्या होती है P0 Q0, बेस ईयर का वैल्यू वेट, बेस ईयर की वैल्यू, तो जितने भी प्राइस रिलेटिव्स हैं उनको आप बेस ईयर की वैल्यू वेट से मल्टीप्लाई कर लो और सम कर लो, तो समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इनटू P0 Q0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0, ठीक है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P1 अपॉन P0 इनटू P1 Q1 होता है, तो वो P1 Q0 ही हो जाता है, तो P1 Q0 ही हो जाएगा, और P1 Q0 अपॉन P0 Q0 ये लेस्प्रे के जैसा ही फॉर्मूला बन जाता है, बट ये होता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, जो कहीं ना कहीं लेस्प्रे के जैसा ही फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही बात, आप लेस्प्रे भी का फॉर्मूला ध्यान में रखते हो, अप्लाई करके आंसर निकालोगे तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा कि कहीं ना कहीं वहां पर आपने उसको वैल्यू वेट दे दी है। तो वेटेड रिलेटिव में से एक ही फॉर्मूला आपने ध्यान रखना। एक एग्जांपल दिया हुआ है, बटर मिल्क एग फ्रूट वेजिटेबल, इनकी क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस रिलेटिव्स दिए हुए हैं, वैल्यू वेट्स दिए हुए हैं, वेटेड प्राइस रिलेटिव्स निकाल कर दो, मतलब 1998 1999 और 2000 के सभी के प्राइस रिलेटिव निकाल दिए किसी बेस पीरियड को लेते हुए, ये रिलेटिव आपको ऑलरेडी निकाल कर दिए हुए P1 अपॉन P0
P1/P0 P1/P0। और एक यहाँ पर आपको दिया है वैल्यू, बेस ईयर की वैल्यू 1998 को बेस ईयर की वैल्यू, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर वैसे हमने 100 ही ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पे 1999 के रिलेटिव दिए, 2000 के रिलेटिव दिए। तो अगर मेरे को वेटेड प्राइस रिलेटिव निकालना है, वेटेड प्राइस रिलेटिव, तो मैं 1999 का प्राइस रिलेटिव को 1998 की क्वांटिटी से वैल्यू वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब P1/P0 into P0Q0 करूंगा, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, P1/P0 into P0Q0, प्राइस रिलेटिव को वेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वैल्यू वेट से, एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है, उसका मैंने सब कर दिया, तो ये हो गया समेशन ऑफ P1/P0 into P0Q0। आप बोल सकते थे P1Q0 ही है, अगर हम डायरेक्टली P1Q0 भी करते तो यही मिलता हमें, बट रिलेटिव यहां पर दिए हुए तो हम भी अप्लाई कर सकते थे। तो ये आपके पास मिल गया, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0Q0, दैट इज दिस, दोनों को डिवाइड करेंगे इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास वेटेड रिलेटिव आ जाएगा, और ऐसे 2000 को करते तो दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100 करेंगे तो वेटेड रिलेटिव आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 1999 के लिए वेटेड प्राइस रिलेटिव निकालना है अगर हमें, तो 784.6 डिवाइड बाय 852.3 इनटू 100 और 922.04 डिवाइड बाय 832 इनटू 100 करेंगे तो वेटेड रिलेटिव हो जाएगा। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको समझ में आ गया? सभी को आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट है इसके बाद चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है, मीनिंग क्या होता है चेन इंडेक्स नंबर? चेन इंडेक्स नंबर हर साल के इंडेक्स नंबर किसी फिक्स्ड बेस पर अगर होते हैं, हर साल के इंडेक्स नंबर किसी फिक्स्ड बेस पर होते हैं तो उसको बोलते हैं चेन इंडेक्स नंबर, और हर साल के इंडेक्स नंबर अगर प्रीवियस ईयर के बेस पर होते हैं तो उसको बोलते हैं लिंक्ड रिलेटिव। ठीक है, तो अगर हम बात करें सो फार we concentrated on a fixed base but it does not suit when conditions change quite fast। अगर हमने अभी तक बात करी तो फिक्स्ड बेस की बात कर रहे थे, लेकिन कंडीशंस चेंज होती रहती है, इन सच केस चेंजिंग बेस फॉर एग्जांपल 1998 फॉर 90 हम बेस चेंज करते जाएंगे और लिंक रिलेटिव बना लेंगे, बेस चेंज करते जाएंगे क्या बनाएंगे, लिंक रिलेटिव, और लिंक रिलेटिव का यूज करके हम चेन इंडेक्स नंबर निकालेंगे। if however it is desired to associate these relatives to a common base, अब हमने रिलेटिव्स कैसे निकाले, हमने रिलेटिव तो निकाला भैया इस साल का पिछले साल पर बेस, अगले साल का इस साल पर बेस, और अगले के अगले साल का पिछले साल पर बेस, मतलब हर साल का पिछले साल पर बेस, ये लिंक रिलेटिव निकाल लिया। बट ये सारे सारे रिलेटिव्स को मेरे को किसी कॉमन बेस पे कन्वर्ट करना है, सारे रिलेटिव्स को, सारे प्राइस रिलेटिव्स को मुझे किसी कॉमन बेस पे कन्वर्ट करना है, सारे इंडेक्स नंबर बनाना है, तो उसको बोलते हैं चेन इंडेक्स नंबर। तो चेन इंडेक्स नंबर तो किसी कॉमन बेस पे, किसी कॉमन फिक्स बेस पर होता है, और लिंक रिलेटिव बोलते हैं जो पिछले साल पर, तो सारे लिंक रिलेटिव को मैं किसमें कन्वर्ट कर देता हूं, कॉमन बेस पे कन्वर्ट कर देता हूं, जिसको मैं बोलूंगा चेन इंडेक्स नंबर। तो if however it is desired to associate these relatives to a common base, the result may be changed। तो अगर कॉमन बेस पे आपने कन्वर्ट कर लिया तो रिजल्ट क्या हो गया, चेन रिजल्ट हो गया। ठीक है, thus under this method the relatives of each year are first related to the preceding year। तो सबसे पहले आप लिंक रिलेटिव निकालोगे, आपको समझ में आया पहले भी, अभी आपने बोला हां सर समझ में आ गया सर, तो लिंक रिलेटिव मतलब जो पिछले साल का बेस था वो सब निकाल लिया हमने, एंड दे आर चेन टुगेदर बाय सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन टू कॉमन चेन। अब उन सारे लिंक रिलेटिव्स को हमें कॉमन बेस पे कन्वर्ट कर लेना है, तो उसको बोल देंगे चेन इंडेक्स। और चेन इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला पहले मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको, आप मुझे बोल के बता सकते हो चेन इंडेक्स नंबर अगर हमने निकालना है तो हमें कैसे निकालना है। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100, बिल्कुल सही है। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मतलब जो इस साल का प्राइस होगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर प्राइस, तो एक रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का चेन इंडेक्स का उसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 100 करो, तो सब कॉमन बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा इंडेक्स जो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं, जैसे 91 का प्राइस था 50 रुपए, 92 का प्राइस था 60 रुपए, लिंक रिलेटिव पहले साल का या चेन इंडेक्स पहले साल का आपको 100 अज्यूम करना पड़ेगा, लिंक रिलेटिव ऑफ फर्स्ट ईयर और चेन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ईयर 100। आपने बोला 92 का मुझे चेन इंडेक्स निकालना, तो पिछले साल का अगर चेन इंडेक्स 100 है तो इस साल का चेन इंडेक्स क्या होगा, तो इस साल का अगर मैंने लिंक रिलेटिव निकाला, हमने बोला इस साल का प्राइस 60 रुपए, पिछले साल का प्राइस 50 था, मतलब इस साल का जो लिंक रिलेटिव है वो 120 है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो प्राइसेस हैं वो 20 रुपए से बढ़ गए, 20% से बढ़ गए, पैसे नहीं 20% से बढ़ गए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं चेन के बारे में बात करूं मैं, तो पिछले साल लिंक रिलेटिव 100 था, इस बार का लिंक रिलेटिव 120 है, तो चेन भी उसी तरीके से हो जाएगा। वैसे तो लॉजिकली आप पूछ रहे हो कि पिछले साल का अगर चेन 100 था और चेन के लिंक भी 100 था,
लिंक अगर 120 हो गया तो चेन भी यहाँ पर 120 ही हो जाएगा। फॉर्मूला में भी अप्लाई करूं तो आप बोलोगे लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 120 into chain index of previous year divided by 100. लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर into chain index of previous year divided by 100 तो आपको 120 मिलेगा। लॉजिकली अगर आप सोच पा रहे हो तो 100 से 120 हो गया है, मतलब 20% इंक्रीज हो गया है, तो अगर वो 100 पर ही बेस हमारा फिक्स्ड है तो यहाँ पर चेन इंडेक्स का बेस या लिंक रिलेटिव का बेस अगर सेम है तो चेन इंडेक्स भी क्या हो जाएगा 120 ही हो जाएगा। वैसे तो फॉर्मूले से अप्लाई करके भी निकाल ही सकते थे, लॉजिक लगा के। आगे 93 की अगर हम बात करें तो 93 की अगर हम बात करें तो 62 रुपीस का हमारा प्राइस हो गया कंपैरेटिवली 60 से। तो अगर 62 हो गया 60 से तो हमारा 103 रुपए हो गया है। अब आप ये समझना, ये जो 103 रुपए हो गया है, 103 रुपए हो गया है, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, 91 से रिलेट नहीं कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है 92 से। 92 के कंपैरिजन में वो 103.3 हो गया, मतलब 3% बढ़ गया है 92 के कंपैरिजन में। अगर आप लॉजिकली देख रहे होगे 60 से 62 जो हुआ है ना, जो 2 बढ़ गया है वो 3.3% है, जो 2 बढ़ गया है वो 3.3 समथिंग परसेंट है। लेकिन मुझे ये बताना है कि ये वाला जो इंडेक्स नंबर है ना, ये इसके रिलेशन में कितना बढ़ गया, मतलब एक कॉमन बेस के रिलेशन में कितना बढ़ गया। तो अगर आपने लॉजिकली बोला कि अगर हमारा 120 पिछले साल बेस था तो इस साल हमारा बेस हो गया 103.3। अरे बात समझ में? तो अगर हमारा 100 का बेस होगा, सॉरी 120 का बेस होगा, क्योंकि चेन पिछले साल का कितना है 120, तो 120 के हिसाब से होगा तो कितना हो जाएगा, मतलब हमारा 103.3 हो रहा है अभी, पिछले साल 100 था ऐसा बोल दोगे आप, ठीक है, 100 के कंपैरिजन में ले रहे हैं। और अगर चेन पिछले साल 120 था तो वो कितना हो जाएगा, है ना। इसी का लॉजिक है, इसी का लॉजिक है कि लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। 100 तो बेस का ही रहता है, मतलब आप लॉजिक अगर लगा रहे हो, लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो हम बोलेंगे कि हमारा लिंक रिलेटिव इस साल 103.3 हुआ है कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले में। तो पिछले साल कितना था 100 था, तो ठीक है मैंने कहा इस साल हुआ है 103.30 और पिछले साल 100 था, हर बार पिछले साल का 100 ही रहेगा। तो ये हो गया मेरा इस साल का पिछले। लेकिन अगर मैं चेन के हिसाब से कंपेयर करूं तो पिछले साल चेन था 120, तो उतना ही प्रपोर्शन हमको बढ़ाना है, तो मैंने बोला 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो चेन इंडेक्स के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज 100 से 103.3 हो जा रही है तो 120 की कितनी हो जाएगी, तो वो हो जा रही है 124.0। मतलब पिछले साल का चेन इंडेक्स जो 120 के मुकाबले कंपेयर कर रहे हैं तो वो 124 हो रहा है, लेकिन वो जो 120 का बेस था वो तो 100 था 91 का, तो इस 124 का भी जो बेस हो गया वो 91 ही हो गया। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? फॉर्मूला तो रट गया होगा, बट क्या लॉजिक समझ में आ पा रहा है कि लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100 करके तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर लिंक रिलेटिव है तो मुझे इस साल बढ़ा है वो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, तो अगर पिछले साल का इंडेक्स चेन इंडेक्स था तो उसके कंपैरिजन में कितना बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल का इंडेक्स का बेस तो बेस कॉमन ही है, फिक्स्ड ही है, तो अगर हम उस इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में निकालेंगे जो अभी इंडेक्स नंबर निकलेगा उसका बेस भी वही रहेगा जो कॉमन बेस रहेगा हमेशा के लिए। एक और बात समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने बोला 1994 का 65 हो रहा है और यहाँ पे 62 है तो ये 3 से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है और डिवाइड बाय 62 करोगे, या फिर आप बोलोगे 65 डिवाइड बाय 62 इनटू 100, तो आपके पास 104.8 आ रहा है। ये 104.8 का मतलब हो रहा है कि पिछले साल अगर 100 था इंडेक्स तो इस साल हो गया है 104.8, ठीक है ना। तो अगर पिछले साल हमारा चेन इंडेक्स 124 था जिसका बेस 100 ही था, चेन इंडेक्स का बेस तो 100 ही था, तो इसके रिलेटिव में ये कितना हो गया, तो इसके रिलेटिव में ये हो गया 129.9, जिसका बेस अभी भी 100 है, और 100 कौन से ईयर का बेस है 91 का, तो इसलिए ये सभी बेस किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं 91 में। आप फॉर्मूले से करोगे तो आंसर आते ही चला जाएगा, बट थोड़ा सा लॉजिक भी अप्लाई करके रखो और क्लियर रहेगा। किसको समझ में नहीं आया ऐसा कोई, जिसको बेटा अगर कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद हो रहा है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। मैकेनिकली अगर हम सोच रहे हैं तो ये हो जाएगा, और लॉजिकली अगर सोच रहे हैं तो मैं यही बात कर रहा था कि कोई चीज अगर 100 रुपए से 150 रुपए हो गई और फिर 160 हो गई 170 हो गई, या मैं ऐसा बोलूं पहले प्राइस 50 रुपए थी, फिर 70 रुपए हो गई, फिर 80 रुपए हो गई, ये 50 जो थी ये 100 के बराबर थी, तो 70 किसके बराबर होगी, आपने कहा 70 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 कितना होता है, कितना होता है, कोई है
140, ठीक है। 80 हो गई 70 से, तो कितनी हो गई 80 डिवाइड 100.2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर 100 थी तो उसके कंपैरिजन में ये 40% राइज हो गई है, और यहाँ पर अगर ये 100 थी तो उसके कंपैरिजन में ये 14.28% राइज हो गई। राइज तो हुई है, 14.28% राइज है। लेकिन जो 14.28% जो आया है, 114.28 आया है, ये पिछले साल के कंपैरिजन में आया। मेरे को यही वाला चाहिए कि ये स्टार्टिंग की कंपैरिजन में, तो ये जो 80 हुई है 50 के कंपैरिजन में, वो कितनी हुई है आप मुझे बताओ। 80 डिवाइड बाय 50 into 100 कितना हो गया? 160। तो ये 160 मेरा चेन इंडेक्स है, 160 मेरा चेन इंडेक्स है, 140 मेरा चेन इंडेक्स है, और ये 100 मेरा चेन इंडेक्स है। सर चेन इंडेक्स तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हाँ डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। अगर आपके पास प्राइसेस दिए हो ना, तो आप डायरेक्टली निकालो, कोई कॉमन बेस पर ही निकालना था, सभी का चेन इंडेक्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये प्राइसेस ही ना दिए हो आपको, और मैं आपको बोल दूं लिंक रिलेटिव दिया हुआ है, मुझे लिंक रिलेटिव दिया हुआ है, चेन इंडेक्स दिया हुआ है, तो मेरे को अगले साल का चेन इंडेक्स बताओ। तब तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि लिंक रिलेटिव करंट ईयर का इतना है और पिछले साल का चेन इंडेक्स इतना है, तो इस साल का कितना होगा 160। आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो 114.28 into 140 divided by 100, link relative of current year into chain index of previous year into divide by 100, तो भी 160 आएगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं तो मैकेनिकल फॉर्मूला बेटा याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चल के आप थोड़ा बहुत और लॉजिक लगा ही लेंगे। बट लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100 से फॉर्मूला आता है। वैसे अधिकतर बच्चे इसको लॉजिक लॉजिक सब सब साइड में रखो सर, फॉर्मूला हमें पता है, आंसर निकलता है सर, हमेशा निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो हम निकाल ही लेंगे, लॉजिक का क्या करना। लेकिन हमेशा कोई चीज़ अगर लॉजिक से समझोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कुछ तो लगेगा कि पढ़ा है हमने, नहीं तो नंबर से याद होगा। बात आ गई समझ में? चलिए, तो यू विल नोटिस दैट लिंक रिलेटिव रिवील एनुअल चेंजेस विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर। वही सारी कहानी लिखी हुई है जो मैं आपको बार-बार बोल के समझाने की कोशिश कर रहा था, और कुछ हद तक मेरी कोशिश कामयाब होती हुई दिख रही है। जिनके चेहरे मुझे दिख रहे हैं, जिनके चेहरे नहीं दिख रहे उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट व्हेन दे आर चेंज, लेकिन जब उनको चेंज कर दिया जाता है, दे चेंज ओवर टू अ फिक्स्ड बेस फ्रॉम व्हिच दे आर चेंज। अगर लिंक रिलेटिव को चेंज कर दिया जाएगा तो सभी का बेस कॉमन हो जाएगा जहां से वो चेन बनाई गई है, which is in the above example में 91 था, ठीक है। The chain index is an unnecessary complication unless of course where data for the whole period are not available or where commodity basket or the weights have to be changed। यदि chain index useless होगा या नहीं बना पाओगे आप unless पूरा डेटा पूरे पीरियड का डेटा आपके पास अवेलेबल ना हो, और commodity basket और the weights have to be changed। वेट्स बदल रहे होंगे, कमोडिटी बास्केट अवेलेबल, और वेयर कमोडिटी बास्केट और द वेट्स हैव टू बी चेंज, कमोडिटी बास्केट चेंज हो रहा है या वेट्स चेंज हो रहे हैं तो हमको यूज पड़ेगा। तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर एंड चेन इंडेक्स फ्रॉम अ गिवन बेस विल आल्सो बी अ फिक्स्ड बेस विद अ गिवन बेस ईयर एज शोन इन द कॉलम 4 अबव। तो ये बताया हुआ है, मतलब लॉजिकली आपको सेम बेस को लेते हुए कन्वर्ट करते हुए समझ में आ गई। देन इसके बाद है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो ये सारी कहानी मैंने आपको पहले ही बोली थी कि पूरा पूरा जो आपने प्राइस इंडेक्स में सीखा है वैसे ही वैसा क्वांटिटी इंडेक्स है। क्वांटिटी एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर समेशन ऑफ q1 अपॉन समेशन ऑफ q0 इनटू 100। क्वांटिटी रिलेटिव इंडेक्स नंबर, तो q1 अपॉन q0 इनटू 100 का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों आ जाएगा। वेटेड क्वांटिटी तो वेटेड लेस से निकालेंगे तो q1 को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और Q0 को भी बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो वेट देना है वो बेस ईयर की प्राइस को देना है अगर हमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, और लेस्प्रे निकालना है तो हमें करंट ईयर की प्राइस को वेट ले लेना है। फिशर में दोनों का एवरेज लेना है, डॉर्बिशर वाले में सिंपल एवरेज ले लेना है, फिशर में ज्योमेट्रिक एवरेज लेना है, ज्योमेट्रिक मीन लेना है। और अगर हम बोले मार्शल एजवर्थ भी आ जाए तो उसमें हम अगेन लेस्प्रे का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मार्शल एजवर्थ में नहीं, मार्शल एजवर्थ में आप बेस ईयर के प्राइस और करंट ईयर के प्राइस का एवरेज ले लोगे P0 प्लस Q1। और अगर वेटेड एग्रीगेटिव रिलेटिव आ जाए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, मतलब Q1 अपॉन Q0 को आप P0 Q0 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन वो लेस्पे के जैसा फॉर्मूला बन जाएगा Q1 अपॉन Q0। ये रिलेटिव हो गया क्वांटिटी रिलेटिव, और बेस ईयर का वैल्यू वेट्स ये कैंसिल हो गए, P0 Q1 ही बनेगा और P0 Q1 लेस्प्रे का ही फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इंडेक्स का।
ठीक है ना। तो बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, ये सारी बातें। वैल्यू इंडेक्स 6, वैल्यू इंडेक्स मतलब वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर कैसे आएगा, करंट ईयर वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर वैल्यू इनटू 100, वैल्यू इंडेक्स हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यूजफुलनेस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप एक बार रीड करोगे। यूजफुलनेस ऑफ इंडेक्स नंबर यूजफुल होते हैं। So far we have studied various types of index number. However, there are certain limitations. As the indices constructed only from deliberate samples से बनाए जाते हैं, chances of errors creeping in cannot be avoided. मतलब errors हो सकते हैं क्योंकि sample से बनाए जाते हैं. Index number are based on some selected items. They simply depict the broad trend and not the real picture. वो broad trend दिखाते हैं, real picture नहीं दिखाते. Since many methods are employed for constructing index number, the result gives different values. At times create confusion. अलग अलग इंडेक्स नंबर्स अप्लाई कर सकते हो जिससे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है और वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ इट्स लिमिटेशन, इंडेक्स नंबर यूजफुल होते हैं। क्यों यूजफुल होते हैं? इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज ऑफ इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स में पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करने के लिए इंडेक्स नंबर यूजफुल होते हैं। दे प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मेक डिसीजन इन मेजरिंग इंटेलिजेंस, क्वेश्चंस, रिसर्च एक्सेट्रा। तो आगे वाले समय में जो हमें डिसीजन लेने और डिसीजन लेने में मदद करते हैं, एक सपोर्ट देते हैं कि हाँ उससे कुछ तो हमको रिवील हो सकता है। They reveal trend and tendencies in making important conclusions in cyclical forces, irregular forces. कुछ ट्रेंड दिख जाता है कि साइक्लिकल मूवमेंट दिख रहा है आपको कि इस समय बाद रिपीट होगा, या इरेगुलर मूवमेंट दिख रहा है, तो वो इंडेक्स नंबर से भी आपको क्लियर हो सकता है। They are important in forecasting future economic activity. फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम फोरकास्ट कर सकते हैं। They are used in time series analysis में यूज होता है to study long term trend, seasonal variation या cyclical developments, जो टाइम सीरीज में पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल इन डिफ्लेटिंग, डिफ्लेट करना है अगर हमें, एडजस्ट द ओरिजिनल डेटा फॉर प्राइस चेंजेस एंड दस ट्रांसफॉर्म नॉमिनल वेजेस इनटू रियल वेजेस। तो नॉमिनल वेजेस उनको रियल वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मेजर्स कॉस्ट चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर द गिवन पीरियड। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंजेस हो रहे हैं लोगों में, वो बताता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है आपके पास टॉपिक डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग का मतलब क्या होता है? डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब होता है जो कंज्यूमर की जो लिविंग होती है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो हम लेस्प्रे का फॉर्मूला यूज कर निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोल दें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोल दें, होलसेल इंडेक्स ना होलसेल प्राइस इंडेक्स बोल दें, इन सभी के लिए हमें लेस्प्रे का फॉर्मूला यूज करना है। क्या क्या यूज करने के लिए? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स और लेस्प्रे का जो फॉर्मूला होता है वही, इन सभी के लिए हम लेस्प्रे का यूज करेंगे। अब डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज का लॉजिक समझेंगे आप। Sometimes a price index is used to measure the real values in economic time series data expressed in monetary units. Price index का यूज किया जाता है to measure the real values in economic time series data. Economic time series data है हमारे पास, अलग अलग समय का डेटा है हमारे पास और उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इनिशियली इज कैलकुलेटेड इन करंट प्राइसेस। अगर मेरा प्रोडक्शन हो रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल, वीट का प्रोडक्शन हुआ, पहले 50,000 किलो का मैंने 50,000 टन का मैंने प्रोडक्शन करा था, इस साल मैंने 60,000 टन का प्रोडक्शन किया। लेकिन जो पहले प्रोडक्शन होता था उसमें जो प्राइस लिया गया था वो 25 रुपए लिया गया था, इस बार जो प्राइस लिया गया वो 30 रुपए लिया गया। तो अगर मैं अपना मॉनेटरी लिमिट्स में इंक्रीज दिखाऊंगा तो मेरा प्रोडक्शन तो सिर्फ 10,000 टन से इंक्रीज हुआ, लेकिन प्राइस भी 5 रुपए से बढ़ने के कारण वो ज्यादा इंक्रीज दिख रहा होगा कंपैरेटिवली, प्राइस में मेरे को ज्यादा इंक्रीज दिख रहा होगा। ये बात आ रही है ना समझ में कि प्राइस के रिस्पेक्ट में तो वो ज्यादा दिख रहा होगा। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो नेशनल प्रोडक्ट, जो मेरा प्रोडक्शन हुआ है वो एक्चुअल में रियल टर्म्स प्राइसेस में ही मुझे बताना है। तो मुझे वो 30 रुपए वाली प्राइस को 25 रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों 25 के हिसाब से होता तो कितना होता। तो इसको हम बोलते हैं कि जो हमारे पास आज की डेट की प्राइस है उसको रियल वेजेस पर या रियल प्राइसेस पर ट्रांसफर कर देंगे, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज। जो टाइम सीरीज का डेटा है हमारे पास वो सिर्फ प्राइस चेंज होने के कारण भी हो सकता है, तो वो जो प्राइस चेंज का इफेक्ट है उसमें वो अगर हम हटा दें, प्राइस चेंज का इफेक्ट अगर हम हटा दें तो वो हमारे पास रियल वेजेस में, सॉरी रियल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस के वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या लिखा है? So that the effect of price changes over a period of time gets reflected in the data collected thereafter to determine how much the physical goods and services have grown over time. Physically कितना goods और services grown हुआ है, the effect of changes in price over different values of GNP is excluded. तो जो price change हुआ था उसको हमें हटाना पड़ेगा,
द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर, जो बेस ईयर में प्राइस थी उसी प्राइस से आप निकाल लो, तो क्या हुआ है, वो हमारा इंडेक्स नंबर जो होगा वो रियल इंडेक्स नंबर होगा, या डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर होगा। देयरफॉर इज डिटरमाइंड बाय डिफ्लेटिंग जीएनपी वैल्यूज यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर से हम यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 113.1 है। इससे ये इंटरप्रेट होता है कि भैया बेस में सर 100 रुपए होलसेल प्राइस था, आज की डेट में वो 113 रुपए, तो प्राइस चेंज हुआ है क्या? हाँ हुआ है। जो 100 रुपए की चीज थी वो 113 रुपए 10 पैसे में मिल रही है, 113.3, मतलब 13 रुपए 10 पैसे बढ़ गई है। ठीक है, आज की डेट में जीएनपी जो है वो ये है 74.99, ये आज की प्राइस में, मतलब ये 113.1 के वैल्यू के हिसाब से है। तो अगर मैं इसी को 100 के वैल्यू के हिसाब से निकालता तो कितना, तब इसी को डिवाइड कर लो 113.1 से और मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉजिकली समझ रहे हैं बात को? तो डिफ्लेटेड टाइम सीरीज हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ऐसे हर क्लास की निकाल सकते थे, हर साल की निकाल सकते थे। तो ये जो हमने बनाई, हमने बोला रियल ग्रॉस नेशनल, ये रियल में इतना प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ है, मतलब पिछले साल की कंपैरिजन में इतना हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। समझ में आ रही क्या बात? तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिफ्लेटेड टाइम सीरीज का फॉर्मूला क्या बन गया कि जो आपके पास वैल्यू दी है करंट वैल्यू, उसको डिवाइड कर दिया हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स से, होलसेल प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दिया, मतलब 113.1 कर लिया, और इनटू 100 कर कर आप अभी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। सिंपल सी बात है। हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली तो प्राइस इंडेक्स लेना है, जो भी कम हुआ है ज्यादा हुआ है। या इसका दूसरा तरीका ये बोल सकते हैं कि प्राइस इंडेक्स होता है करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस, ऐसे ही होता है प्राइस इंडेक्स। तो अगर हमने बोला करंट वैल्यू को करंट ईयर प्राइस से डिवाइड कर दिया और बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब कि जो P0 डिनोमिनेटर में था वो मल्टीप्लाई होकर या न्यूमरेटर में आ गया, तो भी बात तो वही है। तो एक फॉर्मूला और लिखकर बता दिया कि करंट वैल्यू को करंट ईयर के प्राइस से डिवाइड कर लो और बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी आपके पास डिफ्लेटेड वैल्यू आ जाएगी, मतलब बेस ईयर के प्राइस के बराबर आ जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो ये हो गया हमारा डिफ्लेटेड टाइम सीरीज, जिसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लॉजिकली और मैकेनिकली दोनों तरीके से याद रखना है। ठीक है, लॉजिकली याद रहे ना रहे, मैकेनिकली जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, शिफ्टिंग एंड स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। शिफ्टिंग कैसे होता है या स्प्लिसिंग कैसे होता है इंडेक्स नंबर? शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग का मतलब होता है कि सर हमारे पास जो इंडेक्स नंबर था वो ईयर 2000 के बेस के हिसाब से था, अब हमें इसको शिफ्ट कर देना है ईयर 2011 के बेस के हिसाब से, मतलब मेरे को अपना बेस चेंज कर लेना, तो इसको बोलूंगा शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। और स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है कि अगर दो टाइम सीरीज है, दो इंडेक्स टाइम सीरीज है हमारे पास, या दो इंडेक्स सीरीज है हमारे पास, एक इंडेक्स सीरीज में कुछ और बेस है, दूसरी इंडेक्स सीरीज में कुछ और बेस है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन डेटा है, कॉमन ईयर है, ओवरलैपिंग है, तो इन दोनों को मैं इस तरीके से मिक्स करूँ कि दोनों कॉमन बेस पर कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या याद बातें याद आ रही है आपको? याद आ रही है? ठीक है, तो शिफ्टिंग इंडेक्स नंबर, क्या शिफ्टिंग इंडेक्स नंबर याद रहेगा? हाँ सर, शिफ्टिंग इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि बेस को हमें शिफ्ट कर देना है, और स्प्लिसिंग मतलब दो टाइम सीरीज को हमें कंबाइन कर कर एक सिंगल टाइम सीरीज बना देना है जिसमें कॉमन बेस हो जाए। लगभग दोनों में कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होंगे। अगर फॉर्मूले के हिसाब से सोचेंगे तो अलग तरीका है, लॉजिक के सोचेंगे तो अलग तरीका। अब शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का मतलब अगर आप समझे कि 1980 में अगर प्राइस इंडेक्स 100 था और उस तरीके से ये चलता चलता गया और 1981 तक इतना हो गया, बाद में आपको बोल रहे हैं कि मेरे को इसमें शिफ्ट कर देना है 1990 के बेस पर। अभी बेस क्या था 1980, लेकिन मुझे ये सारे इंडेक्स नंबर को 1990 पे शिफ्ट कर देना। मतलब अगर मेरा जो 1990 का प्राइस है, इंडेक्स नंबर है, ये 100 के बराबर हो जाए, तो बाकी सब कितने के बराबर हो जाए? तो शिफ्टेड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर टू व्हिच इट इज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स जैसे मेरा 90 का है 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर टू व्हिच इट इज टू बी शिफ्टेड, आपको 140 पे शिफ्ट करना इनटू 100, तो ये कितना होगा? सॉल्व करके बताइए। 71.4। अब इसका लॉजिक भी समझने की अगर आप कोशिश करो कि जो चीज 100 रुपए थी, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है कितनी, और जो 140 1940 की थी, इसको मैंने 100 के बराबर अगर मान लिया है, तो ये कितनी हो जाएगी? तो अगर 140 इक्विवेलेंट टू 100 है, तो व्हाट इज 100 इक्विवेलेंट टू, मतलब 140 को आपने 100 बना दिया,
तो हर 100 को क्या बना दिया 71.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 71.4। और मैकेनिकली फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए वैसे तो कि शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स निकालना है। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स जो आपको दिया हुआ है डिवाइडेड बाय बेस ईयर टू व्हिच इट इज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। आई बात समझ में? लॉजिकली अगर हम देख रहे हैं ये x की जो वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स है डिवाइडेड बाय बेस ईयर टू व्हिच इज टू बी शिफ्टेड है, और ये जो इनटू 100 है वो यहां आकर इनटू 100 हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जा रही है x। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय बेस ईयर टू व्हिच इट इज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। जैसे किसी भी साल का हम डेटा निकाल सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ गई? ठीक है। अब स्प्लिसिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिसिंग टू सेट ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर्स covering different period of time is usually required where there is a major change in the quantity weights. It may also be necessary on account of new method of calculation or the inclusion of new commodity in the index. या तो आप नए मेथड से अब इंडेक्स कैलकुलेट करने लगे हो या नई कमोडिटी को आपने इंडेक्स में शामिल कर लिया है, तो जो पुराने इंडेक्स थे और जो अभी के इंडेक्स है वो अलग अलग होंगे। तो ये दो सेट ऑफ इंडेक्स नंबर को हमें ज्वाइन करके कंबाइन करके एक सिंगल इंडेक्स नंबर बनाना है। कारण क्या हो सकता है स्प्लिसिंग करने का? कारण हो सकता है कि सर दो जो टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर थे वो अलग अलग मेथड से बना दिए गए, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग मेथड्स हैं, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें दोनों को साथ में कर देना चाहिए एक सिंगल इंडेक्स नंबर। या फिर जो पहले वाला इंडेक्स नंबर बना था उसमें कुछ कम कमोडिटीज थी और अभी वाले इंडेक्स नंबर में कुछ हमने एडिशनल कमोडिटीज भी ऐड कर ली हैं, तो स्प्लिसिंग हमें करना पड़ेगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में ही कुछ कॉमन होगा। दोनों में अगर लिंक नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम उसको स्प्लिसिंग नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होना चाहिए, कवरिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ओल्ड प्राइस इंडेक्स दिए हैं आपको 1990 का बेस लेके, ये सारे इंडेक्स नंबर थे 95 तक, और 1995 को ही हमने बेस ले लिया क्योंकि 1995 में शायद आपने कुछ नया चेंजेस किए होंगे और उसके बेसिस पे आप 96 और 97 का निकालने थे, तो इसका आपने बेस 100 लेके ये कर लिया, और ये दो अलग अलग हमारा इंडेक्स है। अब इन दोनों को मुझे कंबाइन कर सेम कर लेना है, तो वापस मुझे क्या करना है कि अगर ये 114 ये 100 के इक्विवेलेंट हो गया, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट टू दिस, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू दिस, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब आप लॉजिकली फॉर्मूला क्या बोलोगे? फॉर्मूला वही वाला शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स वाला। अगर मैं बोलूं ये मेरा ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स है और ये बेस ईयर टू व्हिच इट इज टू बी शिफ्टेड हो गया इनटू 100 कर लिया, तो भी वही लग जाएगा। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स 114.2 डिवाइडेड बाय बेस ईयर टू व्हिच इट इज टू बी शिफ्टेड, इसमें शिफ्ट करना है मुझे, मतलब डिवाइड बाय 100 करना है और इनटू 100 करना है। उल्टा बोल दिया मैंने। 114, हाँ हमारा 114 जो है वो 1990 का 1995 का इंडेक्स नंबर, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? 100 में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा ये वाला या ये वाला क्या होगा? तो ये ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स जो हो जाएगा, जैसे इसका निकाला मुझे, तो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर टू व्हिच इट इज टू बी शिफ्टेड। किस बेस ईयर में वो शिफ्ट हो रहा है, किसके जैसा हो रहा है? तो वो हो रहा है 104.20 इंटू 100, कितना हो रहा है? तो करा वही हमने कि हमें हमें हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमारे पास जिस भी इंडेक्स नंबर को शिफ्ट करना है, तो कौन से बेस पे शिफ्ट करना है? इस पे शिफ्ट करना है। मतलब यही अब हमारा 100 हो गया, तो ये हमारा बेस हो गया 114.2 ही हमारा 100 के जैसा हो गया, तो इस पे हमें शिफ्ट कर देना है सारे इंडेक्स नंबर को, और इसके आगे वाले तो एज इट इज रह ही जाएंगे क्योंकि इसके बाद तो हमने इंडेक्स नंबर इसी के बेस पे बनाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं स्प्लिसिंग तो हमने कर दिया, लेकिन फॉर्मूला तो वही अप्लाई हुआ शिफ्टेड बेस इंडेक्स का, बेस शिफ्टिंग का। हाँ जी, नहीं कर सकते। क्यों कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन ईयर है वो 95 है, आपको इसको कंबाइन करना है 95 से ऐड करना, तो 95 पे अगर 100 है मतलब 95 हमारा बेस ईयर हो जाएगा नए वाले के लिए, तो बेस ईयर 95 ही होने वाला है ना। जो ईयर कॉमन होगा उसमें हमें शिफ्ट कर दें। पहला कॉमन ईयर, अगर यहाँ पर हमारे पास डेटा यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये 100 है, हमारा 94 हमारा क्या हो जाता? बेस ईयर हो जाता, अगर यहाँ से ये 100 स्टार्ट होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा शिफ्टेड इंडेक्स नंबर, सॉरी स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें हम यूज करेंगे फॉर्मूला कहीं ना कहीं। So you will notice that old series up to 1994 are to be converted shifting to the base 1995। जो 1994 तक सारे को हमने कन्वर्ट कर दिया 1995 के बेस पर 114.2 पर, to have a continuous series even when the two parts have different।
ताकि कंटिन्यूअस सीरीज बन जाए, एक सिंगल सीरीज बन जाए, जिसको हम स्प्लिसिंग बोलते हैं। स्प्लिसिंग से भी अधिकतर थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है स्प्लिसिंग से। स्प्लिसिंग करने नहीं बोलेंगे आपको कि स्प्लिसिंग करो, बट बाय चांस बोल भी दें तो आपको निकालते हुए बनना चाहिए, और शिफ्टेड फॉर्मूला ही यूज करना है हमें स्प्लिसिंग करना। देन लास्ट टॉपिक है इसमें टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। और टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी क्या होती है? चार प्रकार के टेस्ट होते हैं हमारे पास, है ना? यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, फाइनल, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। ऐसे कोई टेस्ट नहीं होते यहाँ पे इंडेक्स नंबर। यहाँ पे क्या होते हैं? यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और टेस्ट का मतलब है कि अगर हम फैक्टर को चेंज कर दे, अगर हम यूनिट को चेंज कर दे, अगर हम फैक्टर को चेंज कर दे, अगर हम टाइम को चेंज कर दे, अगर हम सर्कुलर कर दें, तो इंडेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसको हम बोलेंगे अगर ऐसा करने से कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो उस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना? तो यूनिट टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? क्योंकि जो भी रिलेटिव से बने होंगे ना, जो भी रिलेटिव से बने होंगे वो यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करेगा। कौन से रिलेटिव से बने हुए? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, रिलेटिव से बना हुआ है। वेटेड एवरेज, वो भी सब रिलेटिव से ही बने हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वेट्स देके करा हुआ है। तो हाँ, तो सारे सारे के सारे इंडेक्स नंबर जो होते हैं, this test requires that the formula should be independent of unit in which or for which the prices and quantities are quoted। किसमें प्राइस हुई है, किसमें क्वांटिटीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनिट क्या है, प्राइस है, रुपीस है, पीस है, केजी है, मिलीग्राम है, लीटर है, फर्क नहीं पड़ता। कितने प्राइस दी हुई है, वो डजन की दी हुई है कि 100 की दी हुई है कि 1000 की दी हुई है, फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्ट फॉर द सिंपल अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, ऑल अदर फॉर्मूला सैटिस्फाई दिस टेस्ट। ये बात आपको याद रखनी चाहिए और लॉजिकली भी याद रहनी चाहिए कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं। बेटा हमें तो याद ही है कि लॉजिकली भी याद है सर, दोनों तरीके से याद नहीं है ऐसा तो नहीं है, याद है ना? यूनिट टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? ऑल एक्सेप्ट सिंपल अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। टाइम रिवर्सल टेस्ट, मतलब मैं टाइम को रिवर्स कर दूं, बेस ईयर को करंट ईयर कर दूं, करंट ईयर को बेस ईयर कर दूं, तो कौन सा टेस्ट सेटिस्फाइड होगा? इट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है ना? और ये कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर। ठीक है ना? उसको सिंबॉलिकली ऐसा लिखा जाता है, प्राइस 1 ऑन 0 और 0 ऑन 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ रहा है मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम बोलेंगे ये टेस्ट सेटिस्फाइड होगा। यू विल नोटिस दैट लेस्प्रे मेथड एंड पास्चर मेथड डू नॉट सेटिस्फाई दिस टेस्ट। ये आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो, प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम इसका, बट फिशर आइडियल फार्मूला डज, तो फिशर इसको सेटिस्फाई करता है। While selecting an appropriate index formula, time reversal test and factor reversal test are considered necessary for testing the consistency। अगर हमें दो पीरियड का इंडेक्स नंबर को कंपेयर करना है तो कंसिस्टेंट होने चाहिए, और कंसिस्टेंट है अगर तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है इंडेक्स नंबर की तो दोनों टेस्ट सेटिस्फाइड होने चाहिए। बात आ रही समझ में? ये प्रूफ करके भी बताया हुआ है आपको कि लेस्प्रे और पास्चर और फिशर में अगर हम देखेंगे तो अगर हम बेस ईयर को करंट ईयर और करंट ईयर को बेस ईयर ले लेंगे तो दोनों इक्वल टू 1 नहीं आएंगे, इक्वल टू 1 नहीं आएंगे, और यहाँ पर इक्वल टू 1 आ जाएंगे। आप शॉर्ट में याद रख सकते हो कि टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर एंड नॉट बाय लेस्प्रे एंड पास्चर। ठीक है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की अगर हम बात करें, फैक्टर्स रिवर्स कर दिया मतलब प्राइस और क्वांटिटी, या क्वांटिटी और प्राइस कर दिया, फैक्टर्स को रिवर्स कर दिया, प्राइस और क्वांटिटी या क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो करस्पॉन्डिंगली अगर वो वैल्यू को मिल जाए, तो अगर प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लो या क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करो, मिलेगा तो वैल्यू ही ना। तो अगर प्राइस और क्वांटिटी वैल्यू मिल जा रही है आपको तो आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड होगा। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? ये भी सिर्फ फिशर ही करता है, बिकॉज़ फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ द टेस्ट सेकंड और थर्ड, इट इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है? और सर्कुलर टेस्ट क्या फिशर सेटिस्फाई करता है? सर्कुलर टेस्ट वो फिशर भी सेटिस्फाई नहीं, वो लेस्प्रे पास्चर फिशर तीनों ही नहीं करते, लेकिन सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, हम तो एवरेज पढ़ चुके हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, लेकिन सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और अनवेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट्स, अनवेटेड सॉरी अनवेटेड बोल रहा हूं, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव कौन से? लेस्प्रे क्या, पास्चर क्या? नहीं, जिनके फिक्स वेट्स होते हैं, तो जो स्पेसिफिकली बोल दिए जाएंगे कि इनके फिक्स वेट्स हैं तो वो सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है ना? तो अनवेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स वेट्स मीन टेस्ट। तो अगर मैं चारों की बात करूं, यूनिट टेस्ट सेटिस्फाइड बाय ऑल, कौन नहीं करता है? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर,
टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड बाय फिशर, कौन नहीं करता है, लेस पे पास्चर। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड बाय फिशर, कौन नहीं करता है, लेस पे पास्चर। सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाइड बाय ऑल एक्सेप्ट, सेटिस्फाइड बाय ऑल एक्सेप्ट सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाइड नो वन, कौन करता है, कौन करता है फिर, तो आप बोलोगे सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाइड कौन करता है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स और वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स फेस मीट दिस टेस्ट। उसके बाद बात आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस मेरे ख्याल से अभी आपको लॉजिक मैंने सारे रिवाइज करा दिए। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत है अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करी है तो मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आती है क्या, फॉर्मूले बस आपको अप्लाई करनी है, वैल्यूज निकालनी है। इंपॉर्टेंट थ्योरी ही है, इंडेक्स नंबर से ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। हां लेस पे फिशर पास्टे के फॉर्मूलेस निकालने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। हमने पूरा का पूरा स्कैनर किया हुआ है, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आज भी पूछ सकते हो या आने वाली क्लास में भी पूछ सकते हो। बताइए 1 ऑन 0 होता है बेटा, 1 ऑन 0, 1 ऑन 0 इसको बोलते हैं 1 ऑन 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर को एंड कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं एक बार, कोई डाउट है, यहीं पर हम इंडेक्स नंबर एंड कर रहे हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम टाइम सीरीज। ठीक है, टाइम सीरीज में हमने क्या पढ़ना है, टाइम सीरीज होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज। अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स तो उसको हम टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2011 से लेके 2020 तक कितने सीए के स्टूडेंट्स हैं आईसीएआई के, वो डेटा अगर मैं कलेक्ट करूं 2011 में कितने थे, 2012 में कितने थे, 13 में कितने थे, अप टू 2020 तक कितने थे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, टाइम सीरीज डेटा बोल देंगे। ठीक है ना, टाइम सीरीज। अच्छा इसमें हमें पढ़ना क्या है, एक चैप्टर ओवरव्यू दिया हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज पढ़ने हैं हमें और मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज पढ़ते हैं। मॉडल दो प्रकार के होते हैं, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज की बात करें अगर हम, तो सेक्युलर ट्रेंड जिसके अंदर ये मेथड्स हो जाएंगे, सीजनल वेरिएशन जिसके अंदर हमारे पास ये सारे मेथड्स हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज मैंने आपको बताया टाइम सीरीज क्या होता है, क्रोनोलॉजिकली अगर हमारे पास डेटा है, क्रोनोलॉजिकली मतलब सक्सीडिंग पीरियड्स का हमारे पास डेटा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, टाइम सीरीज डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम पीरियड। तो पीरियड कैसा होता है, वो हर घंटे डेटा लिया हो, हर दिन लिया हो, हर मंथ लिया हो, महीने महीने की गैप में लिया हो, एक एक घंटे की गैप में लिया हो, एक एक दिन की गैप में लिया हो या एक एक साल की गैप में लिया हो, वो सब टाइम सीरीज डेटा हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज डेटा रिलेटेड टू इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कॉमर्स माइट शो एन अपवर्ड टेंडेंसी। जो टाइम सीरीज डेटा होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड, वो अपवर्ड टेंडेंसी दिखाता है मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा, जैसे प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, सेल्स, इनकम, प्राइसेस, ये सब बढ़ होते हैं। और डाउनवर्ड टेंडेंसी देख सकते हैं आपको कहां पर, शेयर के प्राइस में, डेथ रेट्स में एक्सेट्रा, ड्यू टू ग्लोबल मेल्टडाउन और इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी। डेफिनेशन दी हुई है, टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम्स यूजुअली एट इक्वल इंटरवल्स। अलग-अलग इंटरवल्स जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर लिया जाता है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं टाइम सीरीज के, चार कंपोनेंट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म मूवमेंट हो सकता है टाइम सीरीज में, सीजनल वेरिएशन हो सकता है, साइक्लिकल वेरिएशन हो सकता है या इरेगुलर वेरिएशन हो सकता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हम सेक्युलर ट्रेंड या सिंपल ट्रेंड भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म मूवमेंट को हम सेक्युलर ट्रेंड या सिंपल ट्रेंड भी बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो मिलेगा आपको वो एक साल में नहीं मिलेगा, हमारे पास डेटा सिर्फ एक साल का ही है, अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एक साल के डेटा में हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं फाइंड कर सकते। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड फाइंड करना है तो आपके पास थोड़े ज्यादा सालों का डेटा होना चाहिए, 4-5 सालों का डेटा होना चाहिए, तभी आप वो ट्रेंड बता सकते हो। ठीक है ना, कि वो अपवर्ड टेंडेंसी शो कर रहा है कि डाउनवर्ड टेंडेंसी शो कर रहा है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, मैं आपको डिटेल में रीड नहीं कर पाऊंगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप समझ सकते हैं। सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन आपको विद इन अ ईयर मिलेगा क्योंकि एक साल में ही सीजन चेंजेस हो जाते हैं। तो इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर सीजनल वेरिएशंस आता है। अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा है, हर साल का डेटा है, तो आप सीजनल वेरिएशन नहीं बता सकते कि 2015 में इतना था, 2016 में इतना, 2017 में इतना, 2018 में इतना, तो आप सीजनल वेरिएशन नहीं बता सकते। सीजनल वेरिएशन के लिए आपको एक साल का डेटा चाहिए रहेगा। मेथड कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम सीजनल वेरिएशन को चेक करने के लिए, तो इसके भी चार मेथड होते हैं। सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड और लिंक रिलेटिव मेथड। कंपोनेंट्स कितने होते हैं, चार। लॉन्ग टर्म मूवमेंट यानी कि सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर। जो सीजनल होता है उसके चार मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज और लिंक रिलेटिव मेथड। साइक्लिकल वेरिएशंस कैसे होते हैं, साइक्लिकल वेरिएशंस वो होते हैं जो लंबे समय में
हमें घूम कर वापस आ जाते हैं, 5-6 साल में वापस वो वेरिएशंस आ जाएंगे, वो चेंजेस हो जाएंगे। किसी बिजनेस में 5-7 साल में आते हैं, किसी बिजनेस में 9-10 साल में आएंगे, किसी बिजनेस में 3-3 साल में आएंगे, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। बट साइक्लिकल वेरिएशंस जो घूम कर वापस से आएंगे। और रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन जिसको हम पहले से जज नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, ये कभी भी हो सकता है, जैसे कि कोरोना अभी हुआ है, ये एक इरेगुलर वेरिएशन है, ये घूमकर वापस आएगा, नहीं बोल सकते। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि हर 100 सालों में कुछ ऐसा हो रहा है कि प्लेग आया था, फिर कोरोना आया, फिर समथिंग आया, तो ये 100 सालों का साइक्लिकल वेरिएशन है, ऐसा बोल सकते हैं। बट काफी लंबा पीरियड हो गया वो, ठीक है। तो इरेगुलर वेरिएशन अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, कोई भी चीज हो जाना, तो जो अचानक से हो जाती है, स्ट्राइक्स हो जाना, जो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते या जिसको हम अनुमान नहीं कर सकते एकदम से कि अभी हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है ना। तो 4 प्रकार के वेरिएशंस होते हैं हमारे, लॉन्ग टर्म, सीजनल, सर्कुलर और सॉरी साइक्लिकल और इरेगुलर। मेथड की अगर हम बात करें तो सीजनल वेरिएशंस को निकालने के लिए सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड और लिंक रिलेटिव मेथड पूछा जा सकता है। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सीजनल एवरेज एक्सेप्ट, कौन सा नहीं होता है वो हमें पता होना चाहिए। मॉडल 2 प्रकार के होते हैं, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल से आप क्या समझते हो, जब हमारे प्राइसेस में जो इफेक्ट है वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी वेरिएशन का डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है किसी दूसरे वेरिएशन में, तब हम बोलेंगे एडिटिव मॉडल। मतलब सीजनल वेरिएशन का इफेक्ट साइक्लिकल पर नहीं होगा, या साइक्लिकल का लॉन्ग टर्म पर नहीं होगा, या लॉन्ग टर्म का इरेगुलर पर नहीं होगा, सभी अपने आप में इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे एडिटिव मॉडल हम अप्लाई कर कर टाइम सीरीज बनाएंगे। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल वहां पर बोलेंगे जहां पर सभी फैक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। दो मॉडल्स होते हैं हमारे पास, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। अगर हम टाइम सीरीज वाईटी से डिनोट कर रहे हैं तो ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल और रैंडम, इसको हम टीसीएसआई से डिनोट कर रहे हैं। हम इन सबको क्या कर लेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो प्रॉपर्ली दिख रही है, आगे पीछे प्रिंट है, yt इज इक्वल्स टू टी सी एस और आई, सभी को ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है, डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी फोर्सेस पर। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ये सारे फोर्सेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो सारे फोर्सेस हैं ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इंटरडिपेंडेंट होता है और एडिटिव मॉडल इंडिपेंडेंट होता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर होता है। समझ में आ रही है बात। एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर अंडर द एडिटिव मॉडल आपकी सेल जो हुई है वो 21110 की हुई है, कैसे ट्रेंड के कारण 20000 की हुई है, सीजनल फैक्टर के कारण 1500 की हुई है, सीजन अच्छा था इसलिए प्लस में हुई है, साइक्लिकल फैक्टर 800 का है, अब बिजनेस स्लम्प है मतलब 800 रुपए का नुकसान हुआ है, डिस्प्रेस सेल हुई है 800 रुपए से, और रेसिडुअल फैक्टर 410 के कारण हमारी सेल बढ़ी है। बट इन चारों फैक्टर्स का एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इन सारे फैक्टर्स को प्लस और माइनस कर लोगे, 20000 प्लस 1500 माइनस 800 और प्लस 410, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है। और उसी प्रकार से अगर बोला जाए मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कि हमारा ट्रेंड के कारण 20,000 हुई है, सीजनल फैक्टर 1.15 है, ये गुड मंथ है मतलब ये सेल्स को बढ़ा देगा, और साइक्लिकल फैक्टर 0.90 है, ये सेल्स को कम कर देगा, और जो रेसिडुअल फैक्टर है 1.02 है, बट सब आपस में डिपेंडेंट है, तो इन चारों फोर्सेस को आप आपस में क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे और आप अपनी सेल्स कैलकुलेट करोगे। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है ना। चार कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज के, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, सेक्युलर ट्रेंड जिसको बोलते हैं, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर। सीजनल के निकालने के चार मेथड्स होते हैं, कौन से चार मेथड्स होते हैं, सिंपल एवरेज, रेशियो टू ट्रेंड, रेशियो टू मूविंग एवरेज और लिंक लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये हमारे पास चार मेथड्स होते हैं। फिर हमारा एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है, जिसमें एडिटिव मॉडल इंडिपेंडेंट होते हैं फोर्सेस और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें, हमारे पास अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, ग्राफिक और फ्री हैंड कर्व मेथड। हाँ जी, क्या चीज, हर साल अगर फेस्टिवल आ रहा है तो सीजनल, दिवाली सीजनल वेरिएशन, होली सीजनल वेरिएशन, ईद सीजनल वेरिएशन, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सब हर साल। जैसे हमने दिवाली में सेल्स बढ़ जाती है मिठाइयों, कपड़ों की, पटाखों की, साल में एक बार ऐसा होता ही होता है, तो ये सीजनल वेरिएशन, ये साइक्लिकल वेरिएशन नहीं है। ये साइक्लिकल वेरिएशन जो होता है वो लंबे पीरियड में होता है, एक साल के अंदर नहीं होता है, लंबे पीरियड में 4-5 साल, 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में, हर बिजनेस पे डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। मे बी ऐसा हो रहा है कि एक साल के अंदर वो घूम कर आ रहा है, बट वो उसी फिक्स टाइम पर आएगा, तो वो सीजनल है, उस फिक्स टाइम पे नहीं आएगा तो वो साइक्लिकल, ठीक है। पर साइक्लिकल नॉर्मली एक साल से ज्यादा साल के लिए होता है। क्लियर हो रही है बात। सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट। तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म मूवमेंट निकालने के भी चार तरीके, अच्छा सीजनल वेरिएशन निकालने के चार तरीके,
लॉन्ग टर्म मोमेंट निकालने के भी चार तरीके, लॉन्ग टर्म मोमेंट निकालने के चार तरीके कौन से? ग्राफिक मेथड या फ्री हैंड कर्व मेथड, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है ना, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। साइक्लिकल की कौन सी चार मेथड? सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड और लिंक रिलेटिव। बताइए चार कंपोनेंट, चार कंपोनेंट में पहले के चार मेथड, दूसरे के चार मेथड और साइक्लिकल और रेगुलर अलग से, ठीक है। ग्राफिकल मेथड क्या होगा कि जो भी आपके पास डेटा है उसको आप प्लॉट करो और ग्राफिकली आप बता सकते हो कि ट्रेंड लॉन्ग टर्म में इन अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, इसको आप ऐसे देख सकते हो। क्या हमने बोला 2002 2000 2000 2002 2003 ऐसे हमने पूरा 2008 तक डेटा को प्लॉट कर लिया। ये आपको एक लाइन इस तरीके से खींचोगे जो सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए जाएगी। ये ट्रेंड कैसे दिखा रहा है आपको, डाउनवर्ड की अपवर्ड, अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम बता सकते हैं। फिर होता है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस में हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास ये डेटा है 2000 से लेकर 2006 का, तो 3 से 7 साल का डेटा है। अगर सेमी एवरेज करना है यानी बीच से एवरेज करना है तो 3 साल इधर ले लो, 3 साल उधर ले लो, बीच वाले को आप छोड़ दो। बीच वाले को छोड़ दो मतलब पहले 3 का एवरेज ले लो और दूसरे 3 का एवरेज ले लो और उसको प्लॉट कर लो। कहां पर प्लॉट कर लो? ग्राफ पे प्लॉट कर लो और फिर ट्रेंड देखो कैसा दिख रहा है आप। तो पहले 3 साल का एवरेज और अगले 3 साल का एवरेज अगर हमने प्लॉट करा, पहले 3 साल का एवरेज जैसे आपको मिल रहा है 106.66 और फिर ट्रेंड मिल रहा है आपको 133.60, तो यहाँ पर हमको जैसे 106.66 मिल गया और यहाँ पर 133.33 समथिंग मिल गया, 133 यहाँ ओके 113 113 यहाँ कहीं आपको मिल रहा है 113.8। तो ये ट्रेंड को आप ज्वाइन करके आप बता सकते थे ये ट्रेंड कैसा हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे कि इस फिगर में आपको अपवर्ड ही दिख रहा है। तो सेमी एवरेज में कर देंगे जितने साल का भी डेटा दिया हुआ है, अगर वो ऑड डेटा है तो बीच वाले को छोड़कर पहले के और आखिरी के एवरेज कर लो, उस एवरेज को आप प्लॉट कर लो और प्लॉट करके आप ट्रेंड को ज्वाइन करके दिखा सकते हो। बात आ रही समझ में? मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है कि जैसे आपने बोला 3 इयर्स मूविंग एवरेज बनाना है हमें, तो 3 साल का एवरेज लेकर हमें प्लॉट करना है, फिर एक को छोड़ेंगे अगले वाले एक को ऐड करेंगे, फिर 3 साल का एवरेज लेंगे, फिर पिछले को छोड़ेंगे अगले को पकड़ेंगे, फिर 3 साल का एवरेज करेंगे। तो मूविंग एवरेज मेथड इस साल से इस तरीके से चलेगा। इन केस द पीरियड इज ऑड, अगर पीरियड ऑड होता है तो बीच वाले को छोड़ देंगे। जब मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, if the period of moving average is odd, for instance computing 3 early moving average, the value of first second third years are added up, arithmetic में निकालेंगे उनका आंसर इस बेस्ड ऑन द सेकंड वाले के बीच में लिख देंगे, देन द वैल्यू सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की निकालेंगे और उसको थर्ड वाले के बीच में लिख देंगे। इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ इयर्स है, if the period of moving average is even, for instance for computing 4 yearly average, अगर 4 yearly average निकालना है हमें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का निकालकर सेकंड और थर्ड के बीच में लिख देंगे, ठीक है ना, उनका एवरेज निकालेंगे और सेकंड और थर्ड के मिडिल में लिख देंगे उसको। सेकंड एवरेज जो निकालेंगे वो सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का निकालेंगे और थर्ड और फोर्थ के बीच में लिख देंगे, ठीक है ना। एज दिस वुड नॉट कोइंसाइड विद द पीरियड ऑफ अ गिवन टाइम से, ताकि आपको वो कोइंसाइड नहीं होगा, इस तरीके से हम लिखते हुए चलेंगे। अच्छा उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, as this would not coincide with the period of given time series, an attempt is made to synchronize them with the original data by taking two period average of the moving average। अब moving average का एवरेज ले लेंगे and placing them between the corresponding time periods। मतलब पहले तो आपने 4-4 साल का एवरेज लेके 2-2 साल के बीच में लिख दिया, तो जो एवरेज है उसका एवरेज लेके दोनों साल के बीच में लिख दिया। This technique is called centering and the corresponding moving average is called moving average centered। इसको हम फिर centered बोल देते थे। कुछ बातें ध्यान आ रही है आपको? अगर हमसे मूविंग एवरेज सेंटर्ड निकालेंगे पूछेंगे तो अलग तरीके से, डायरेक्टली निकालना तो अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, सेंटर्ड नहीं निकालना है, तो आपको सिर्फ 3-3 साल के डेटा को ऐड करना है, बीच में लिखना है, फिर ये 3 साल के डेटा को ऐड करना है, बीच में लिखना है, फिर ये 3 साल के डेटा को ऐड करना है, बीच में लिखना है, ये 3 साल के डेटा को ऐड करना है, बीच में लिखना है, डिवाइडेड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज, डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर हमें 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, मूविंग एवरेज सेंटर्ड नहीं निकालना है, अगर मूविंग एवरेज निकालना है तो डायरेक्टली 4 साल का डेटा निकालकर बीच में लिखते और डिवाइड बाय 4 करते तो आपके पास 4 ईयरली मूविंग एवरेज आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड भी बता दिया है, तो फर्स्ट मेथड ये लिया है, सेकंड मेथड में सेंटर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने बोला 4 ईयरली मूविंग एवरेज है तो 4 इयर्स के डेटा को ऐड करके आप बीच में लिख लो, फिर एक को छोड़कर 4 साल के डेटा को ऐड करके बीच में लिख लो, डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 कर सकते थे, 4 ईयरली मूविंग एवरेज आ जाएगा। या 4 ईयर से अगर आपने 2 ईयरली मूविंग एवरेज कर लिया है, 2 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, 2 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड, मतलब 2 साल के एवरेज को हमने ऐड कर लिया, 2 साल के एवरेज को हमने
ऐड कर लिया, एक को छोड़ के 2 साल को, एक को छोड़ के 2 साल को, एक को छोड़ के 2 साल को। तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास 2 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड है उसको हमें 4 into 2 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड आएगा। क्या ये बात याद आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड या 4 ईयरली मूविंग एवरेज अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि 4 साल का एवरेज निकाला पहले, उसको 4 ईयरली मूविंग एवरेज से डिवाइड कर लिया, 4 ईयरली मूविंग एवरेज बना दिया। अगर 4 ईयरली मूविंग एवरेज ही पूछा होता तो ये हमारा आंसर हो गया था, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। यहाँ तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड पूछ रहे हैं, तो एक तरीका जो हमने ऊपर देखा कि पहले 4 ईयरली मूविंग टोटल निकाल लो, फिर 2 ईयरली मूविंग टोटल निकाल लो और 8 से डिवाइड कर लो। ये यहाँ पर 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालकर, मूविंग टोटल निकालकर 4 ईयरली मूविंग एवरेज ही निकाल लो, फिर 4 ईयरली मूविंग एवरेज से 2 ईयरली मूविंग टोटल निकालो और फिर उसको 2 से डिवाइड करो। बात वही है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बातें बहुत डिफिकल्ट नहीं है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, बोलिए। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने उस समय भी आपको बताया था कि मूविंग एवरेज बोला था, लेकिन उन्होंने सेंटर्ड निकाला हुआ है, तो मैंने उस समय भी शायद करेक्शन करवाया था कि यहाँ पे सेंटर्ड कर लो, तो वो सेंटर्ड निकाल रहे हैं। हाँ, सेंटर्ड कर दो उसको, क्योंकि उन्होंने सेंटर्ड निकाला। अगर 4 ईयरली मूविंग एवरेज पूछा होता तो ये हमारा आंसर है, ये वाला आंसर है हमारा। 4 ईयरली मूविंग एवरेज ये आंसर है हमारा, ठीक है। सेंटर्ड बोल रहा था, हम सेंटर्ड निकाल के बता रहे। 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना, तो आप 5 इयर्स को ऐड करोगे, बीच वाले के सामने लिखोगे, 5 इयर्स को ऐड करोगे, बीच वाले के सामने लिखोगे और डिवाइड बाय क्या कर लोगे, डिवाइड बाय 5 कर लोगे, सिंपल, ठीक है। The method of least square as studied in regression analysis can be used to find out trend of line of best fit of the time series data. लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम नॉर्मल इक्वेशंस निकालते हैं और नॉर्मल इक्वेशन से हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं और ए और बी की वैल्यू से हम रिग्रेशन लाइन निकाल सकते हैं। मतलब हम प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ए पता हो और हमारे पास बी पता हो। ए क्या हो जाता है, ओरिजिन, और बी क्या हो जाता है, स्लोप, है ना। स्लोप को हम बोल सकते हैं और ए को हम क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं। वाई एक्सिस इंटरसेप्ट और द हाइट ऑफ द लाइन अबव द ओरिजिन, यहाँ पर हम इंटरसेप्ट बोल सकते हैं क्योंकि ए एक्स प्लस बी जैसे होता है, ए एक्स प्लस बी, या हम ऐसा बोलें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो सी होता है ये इंटरसेप्ट हो जाता है आपको, या ए बोल दूं मैं तो ये इंटरसेप्ट हो जाता है, और एम जो होता है वो स्लोप हो जाता है। रिग्रेशन लाइन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता था, तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन और इंटरसेप्ट अगर हमें पता चल जाए, लीस्ट स्क्वायर मेथड से ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, इसमें शॉर्टकट बताया था। क्या बताया था आपको शॉर्टकट, कि अगर हमें सिंपलीफाई करना है, अगर हमें सिंपलीफाई करना है, द मिड पॉइंट ऑफ द टाइम सीरीज इज टेकन एज ओरिजिन। मिड पॉइंट को हम क्या ले रहे हैं, टाइम सीरीज को ओरिजिन। Then the negative values in the first half of the series balance out the positive values in the second half, मतलब समेशन x जो हो जाएगा वो nil हो जाएगा। मतलब अगर हमने सेंट्रल वैल्यू जो ली है वो ओरिजिन ली है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सब सेटअप हो जाएंगी। मतलब सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0 होता है, समेशन ऑफ x 0 हो जाएगा। तो अब ये दो इक्वेशन को आप ध्यान रख सकते हो कि नॉर्मल इक्वेशन समेशन y na हो जाएगा और समेशन x y b समेशन x स्क्वायर हो जाएगा, जिससे आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। इसका यूज करके आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, और ए और बी की वैल्यू निकाल के तो आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। जैसे एक एग्जांपल्स देखते हैं, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। हाँ बोलिए, यही तो है शॉर्टकट, बी और ए की वैल्यू निकालना। मैं बताते तो चल रहा हूँ, शॉर्टकट का मतलब यहाँ पे समेशन एक्स को आप 0 ले लो, तो आपके पास जो नॉर्मल इक्वेशंस है वो ये पूरी यूज नहीं करनी पड़ेगी, आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, जिसमें समेशन y सिर्फ na हो जाएगा और समेशन y b समेशन x स्क्वायर हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझो, आपको एक स्ट्रेट लाइन फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इन द फॉलोइंग डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब आपने बोला सर लीस्ट स्क्वायर मेथड है, तो हमारे पास समेशन वो जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो पूरी पूरी यूज करते हैं। summation x plus equals to na plus b summation x square, फिर summation xy is equals to a summation x plus b summation x square। पर हमने कहा इसमें शॉर्टकट अगर हमें यूज करना है तो हमारे पास जैसे ये ईयर है, ये ईयर है, अगर हमने इसमें ये मिड वैल्यू ले ली 7.5, इसका एवरेज क्या होगा, x बार क्या होगा इसका 2007.5, x बार हो जाएगा मिड वैल्यू मीन। वो x बार से अगर हम डेविएशन ले रहे हैं तो वो डेविएशन हो जाएंगे -2.5 टू -1.5 0.5 प्लस 0.5, ये सब यही बात समझ में, ये डेविएशंस आ जाएंगे हमारे पास। अब इनका डेविएशन मतलब समेशन ऑफ x तो 0 ही होगा, ये सम ऑफ x x बार बोल सकते हो आप इसको, ये 0 होगा। मतलब हमारी जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, अगर हम बात करें समेशन y जो हो जाएगा वो na हो जाएगा और समेशन xy जो हो जाएगा वो b समेशन x स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है ना, ये शॉर्टकट है। अब इसमें n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहते 3 और 3 6 ऑब्जर्वेशंस है। समेशन y आप निकाल चुके हो तो आप बोल सकते थे 555 n a। n कितने यहाँ पे, यहाँ पर 6। बात आई समझ में। और समेशन x y, समेशन x y यहाँ पे उन्होंने ये सब किया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करके और ये सब करके किया हुआ है। आप कुछ भी बात करना, आपने बोला ये हमारे पास क्या है, x है, x माइनस एक्स बार, इसको आपने डायरेक्टली स्क्वायर कर लिया और सम कर लिया। डायरेक्टली आप इसका स्क्वायर कर लो और सम कर लो, क्या मिलेगा आपको। अब इन्होंने क्योंकि दूसरी तरीके से किया हुआ है, इन्होंने ये हुआ कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐसा कन्वर्ट कर लिया है और फिर उसका स्क्वायर किया, समेशन x स्क्वायर, और फिर x और y को मल्टीप्लाई किया हुआ, मतलब इनके लिए x जो है वो ये है, डबल करके जो करा है, ट्वाइस करके करा है, वो इनके लिए x है। इसका अगर हमने करा तो 17.5 इसी का करके बताया ना आपने, ठीक है। ये 17.5 हो गया। और समेशन x y अगर हम करेंगे तो फिर यही x और यही y है, इनको आप मल्टीप्लाई करके x y का कॉलम बनाओ। तो 70 into -2.5 80 into -1.5 कर देख लो एक बार, जल्दी लिखो, फटाफट से कंप्लीट करना है हमें ये अभी। 70 into -2.5 -175, 80 into -1.5 -120, 96 into 0.5 -48, 100 into 0.5 50, 95 into 1.5 95 into 1.5 142.5 और 114 into 2.5 285। इसका सम कर लो कितना था ये टोटल सम, 285 142.5 50 -48 -120 -175 134.5। अच्छा, आप लॉजिकली देख रहे हो अगर तो ये 269 था, इसका आधा हो गया 134.5, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डबल करके करा होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर का अगर हम सम करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 17.5, 17.5 बी और यहाँ पर हो जा रहा है 134.5। तो ऐसे आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते थे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 555 डिवाइड बाय 6 92.5, और बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी 134 डिवाइड बाय 17.5 कितना 7.68। तो अगर यहाँ एस्टिमेट फॉर 2012, तो 2012 के लिए अगर हमें डेटा निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो x है, ये हमारे पास वैल्यूज क्या चल रही है। जैसे इन्होंने ये x लिया था, ये 2010 के लिए +5, तो यहाँ पे 10, तो 11 और 12 कितना होगा, 11 12 मैंने ऐड करवाया, +7 और +9 होगा 11 और 12 के लिए। ठीक, तो हमारे लिए जो रहेगा, हमारे लिए होगा 3.5 और 4.5, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर आप वैल्यूज फिल करोगे तो आपका आंसर डायरेक्टली सेम आएगा, y इज इक्वल टू 92.5 प्लस 7.68 इंटू 4.5 इंटू 4.5। बेसिकली 2 इंटू 4.5 आपने 2 अलग कर दिया यहाँ से, ये बात तो वही हो जा रही है ना, समझ रही है बात को। ये 3.843 इंटू 2 हमारा आ रहा है और यहाँ पे इनकी 9 की जगह हमारा 4 आ रहा है, तो सॉल्व करो कितना आ रहा है आंसर 127.6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आपको जो ये क्वेश्चन में किया हुआ है इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर लिया, फिर क्यों x स्क्वायर किया, फिर क्यों x वाई किया। आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया कि आपको जो शॉर्टकट अप्लाई करना है वो ये अप्लाई करना है, समेशन y इज इक्वल टू na और समेशन xy इज इक्वल टू b समेशन x स्क्वायर, ठीक है ना। इससे आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। x क्या होगा आपका, x आपने बोला इसकी जो मिड वैल्यू हमने निकाली थी और डेविएशन जो ले लिया, मतलब बेसिकली x माइनस x बार आपके लिए x हो गया। तो ये हमने डेविएशन ले लिया है सारे ईयर्स में से माइनस करके, और डेविएशन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज अगर आपको रिलेशन याद है तो चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई चेंज होता है क्या, नहीं, हमने सेम वैल्यू सब में से
माइनस कर दिए 2007.5 सब में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास एक नया वैल्यू हो गई, इसको हम x बोल देते हैं, जो dx है वो हमारे लिए x हो जाएगा। अब ये x और ये y है, y हमारे पास f हो जाएगा एक प्रकार से, जैसे बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी। तो हमने बोला ये x और f को y को लेते हुए आप समेशन xy निकाल लो, समेशन x स्क्वायर निकाल लो, समेशन y निकाल लो, a और b की वैल्यू निकाल लो। और क्योंकि x जो हमारे लिए है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 रिप्रेजेंट कर रहा है 2010 को, तो 3.5 रिप्रेजेंट करेगा 2011 को, और 4.5 रिप्रेजेंट करेगा 2012 को। x जो है हमारे पास वो 4.5 है, तो उसका यूज करते हुए हम आंसर निकाल सकते हैं। बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? क्लियर है? तो ये डबल डबल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते थे। और शॉर्टकट क्या हुआ? शॉर्टकट वही हुआ कि मिड वैल्यू को आप x बार ले लो, ताकि समेशन x जो आएगा वो ऑटोमेटिकली 0 आने लगेगा, और उससे आप नॉर्मल इक्वेशन में फिल करते तो वैसे भी वो 0 0 हो रहा होता, मतलब पूरी वैल्यूज में भी डाल रहे होते तो कहीं ना कहीं 0 निकल कर आ रहा होता, वो समेशन x को 0 यूज कर रहे होते। ठीक है? ऐसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है फिटर ट्रेंड लाइन, तो ये एक बार आप ट्राई कर देख सकते हो, ये मेरे ख्याल से बन जाएगा अब आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें भी हमने मिड वैल्यू क्या ले लेनी है, 2006 ले लेनी है, और उससे डेविएशन ले लेंगे, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ले लेंगे, और इसका समेशन x करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो आपके पास डायरेक्टली x का स्क्वायर कर ले, यहाँ पर उन्होंने कुछ भी अलग से नहीं किया, यहाँ पे वही किया जो हमें करना चाहिए था, x का स्क्वायर करो, x y करो, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। शॉर्टकट फॉर्मूले में a और b की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज गलत लिखी हुई है, पुरानी वैल्यूज लिख दी है, ये 136 है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर समेशन x स्क्वायर 28 है, तो उसके हिसाब से कुछ वैल्यूज आएंगी, और वो वैल्यूज फिल करते हुए कितना 4.85 आ रही है क्या? नहीं, यहाँ गलत लिखी हुई है, वो 4.85 है। और आपसे कौन से ईयर के लिए पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं 2012 के लिए, तो अगेन 2009 जो हमारा x है, 2009 वो 3 है, तो 2012 क्या हो जाएगा? 4 5 6, x जो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे आप सॉल्यूशन में भी कि x के लिए हमने क्या फिल करा हुआ है? 6 फिल करा हुआ है। एक सेकंड, फिर ये बात आ गई समझ में आपको? क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देन इसके बाद है कैलकुलेट सीजनल इंडाइसेस फॉर ईच ऑफ द क्वार्टर। ये लगभग लास्ट टॉपिक है हमारा, सीजनल इंडाइसेस फॉर ईच ऑफ द क्वार्टर हमें निकालना है। तो सीजनल इंडाइसेस कैसे निकालना है उसका आप एल्गोरिथम और अच्छे से ध्यान रखोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्वार्टरली एवरेज निकालना है, पिछले कुछ सालों में क्वार्टर का एवरेज, ये फर्स्ट क्वार्टर का एवरेज निकालना है, सेकंड क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर का और फोर्थ क्वार्टर का। तो हमने हर क्वार्टर का अगर एवरेज निकाला तो इसमें चार डेटा है, डिवाइड बाय 4 कर हम मतलब चारों को टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। इसमें भी चारों को टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 4, चारों को टोटल डिवाइड बाय 4, चारों को टोटल डिवाइड बाय 4। इससे क्या जाएगा? क्वार्टरली एवरेज आएगा पिछले कुछ सालों का। अब क्वार्टरली एवरेज का एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेजेस। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है टोटल दिया हुआ है पहले चारों क्वार्टर का, और फिर डिवाइड बाय 4 करके क्वार्टरली के एवरेज आ गए। अब इन चारों को ऐड कर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, इन चारों को प्लस कर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेजेस आ जाएगा। मतलब एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेजेस मतलब हर क्वार्टर में एवरेज जो हमारा है वो 13.125 का होना चाहिए। तो अगर हम सीजन की बात करें कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारा क्या इंडेक्स है, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा एवरेज है 12.75, जो कि क्वार्टरली एवरेज से कुछ कम था। 13.125 हमारा क्वार्टरली एवरेज कितना परसेंट था? 97.125, 43% था। बहुत सिंपल सी बात है, सब क्वार्टर का एवरेज करो, क्वार्टर्स के एवरेज का एवरेज निकालोगे तो एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेज आ जाएगा, और हर एवरेज को क्वार्टर के एवरेज से कंपेयर करना है कि उनका इंडेक्स कितना परसेंटेज है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर? ओके, कैलकुलेट 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग वेट्स 1 2 3 2। अब इसमें आप ये बोलोगे 1 2 3 2 ही वेट दिए, बेसिकली इसमें 4 5 साल का बोला तो 5 साल की वेट देनी चाहिए थी। इसमें 1 2 1 1 3 2 1 1 1 नहीं, रिपीट नहीं कर लोगे, 1 1 3 2 1 ही दिया होगा, आपको रिपीट नहीं करोगे। रिपीट करोगे साइकिल को गड़बड़ करोगे, 5 साल की वेट देंगे, 5 साल की वेट को 5 साल अगले 5 साल रिपीट कर लो। या तो 5 ईयर में एवरेज तो 5 ईयर्स की वेट हमें पता होना चाहिए। तो प्रिंटिंग एरर है 5 साल की ये वेट्स है। तो अभी करना क्या हमें? मूविंग एवरेज निकालना है, मतलब मूविंग एवरेज में वेट से मल्टीप्लाई करके उनका एवरेज निकालना है। तो अगर हमने बोला ये 5 साल है, तो पहले साल को 1 से दूसरे साल को जो वेट दिया था 1 1
3 2 1, इनको 1 1 3 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख लोगे 1 1 3 2 1, जो मल्टीप्लाई हुआ है वो 1 1 3 2 1 मल्टीप्लाई हुआ है। ये आप देख रहे होगे 1 1 3 2 1, ये मल्टीप्लाई कर लिया और वेट से डिवाइड करेंगे। वेट कितना है 1 1 3 2 1 टोटल होगा 8, तो ये वेटेड एवरेज हो जाएगा जो आप बीच में लिखोगे 5 साल के में 30 साल के बीच में। अगर एक को छोड़ोगे और अगले वाले को पकड़ोगे लेकिन वेट वही लगाओगे 1 1 3 2 1, तो 31 को 1 दोगे, 72 को 1 दोगे, फिर 3 फिर 2 और फिर 1 और फिर डिवाइड बाय 8 करोगे, वेटेड एवरेज आ जाएगा 520 मूविंग एवरेज। तो ये आपने यहाँ पे लिखा। समझ में आ रही बात सबको? फिर एक को छोड़ेंगे अगले को पकड़ेंगे, लेकिन फिर वेट वही लेंगे 1 1 3 2 1। मतलब अब हमने यार थर्ड से स्टार्ट किया, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1 1 3 2 1 1 1 3 2 1। फिर हम आगे जाएंगे तो इस तरीके से करते जाएंगे और वेट्स डिवाइड करेंगे। आखिरी की अगर हम बात करें तो ये 5 साल होंगे, बस इन 5 साल का हम 87 के सामने लिख लेंगे, उसके बाद 5 साल नहीं बच रहे हैं तो यहीं पे खत्म करेंगे। तो ये हमारे जो हो जाएंगे, ये हमारे आंसर हो जाएंगे 5 ईयरली मूविंग वेटेड मूविंग एवरेजेस, 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेजेस। बात आ गई समझ में? एग्जांपल 19.2.11 आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सीजनल इंडाइसेस ये भी आप कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन सेम है। 4 ईयरली मूविंग टोटल से 2 ईयरली मूविंग टोटल और 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना चाहिए। 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल लिया हमने। 4 ईयरली मूविंग एवरेज अलग होता है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड अलग होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन थ्योरी क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपको अगेन करने हैं, खुद से करने हैं। जहां पर भी डाउट आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट में कि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, वो आपको मेरे से पूछना है। तो आज में आपका ये होमवर्क है कि आपको इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज पूरा करना है। टाइम सीरीज के एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी करोगे, जो भी हैं जितने हैं। कितने क्वेश्चंस हैं आपके पास? 33 35 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इतना भी कर लिया प्लस इसके बाद अगर आप स्कैनर उठाकर देखोगे तो आपको लगेगा सारे क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं, क्योंकि इसको करने के बाद अगर आप स्कैनर करोगे तो आपको सारे करे हुए क्वेश्चंस ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना आज आपको करना है, कंप्लीट करना है इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज। कल का दिन भी है आपके पास, आज का दिन भी है। आज का दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 6 ही बजा है, रात को 12 बजे तक अभी 6 घंटे बचे हुए हैं। 6 घंटे में बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं हमें, उस पर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 और बाकी सब में थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं। सभी सब्जेक्ट को लेके चलना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। आज हम इतना ही कर रहे हैं, कल मिलेंगे। और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक क्या है कल? मतलब हाँ बेटा, आने वाला कल होता है। जब कल बोला जाता है मतलब आने वाला कल। वो क्या टॉपिक है हमारा? प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। उसमें 2 घंटे से ज्यादा ही लगेंगे हमें, है ना? तो थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे हम, 6 सवा 6 6:30 तक भी हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय 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 बाय।